अच्छा दादा होएगा। ओके ठीक है, चलो सर, गुड इवनिंग सबको फिर से एक बार। अच्छा देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ में हम लोग डिस्कशंस का चल रहा है हम लोगों का शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पे। किस पे सर? शेयर कैपिटल पे एंड डिवेंचर पे। शेयर कैपिटल इन द सेंस, शेयर कैपिटल इन द सेंस सर कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही दो होता है ना सर? तो मेन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप आप लोग प्रीवियस क्लास याद है आप लोगों को। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं किया है मैं उनको प्रीवियस क्लास शेयर कर दिया किसी किसी को, और किसी के पास अगर नहीं किया तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पे हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में पहुंच गए हैं। देखो सर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का जो मेन कॉन्सेप्ट है कंपनी लॉ में, इसका मेन वाइटलनेस क्या है, मतलब क्या ऐसे वाइटल पॉइंट है इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर पढ़ने के लिए आपको मजबूर करता है? सर इसलिए आपको मजबूर करता है क्योंकि अल्टीमेटली ये तो बिजनेस करने का सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सोर्स ऑफ फाइनेंस समझते हैं सर आप लोग? सोर्स ऑफ फाइनेंस समझते हो कि भाई बिजनेस करने के लिए हमें फाइनेंस करने का जरूरत है। दैट मीन्स हमें बिजनेस करना है तो पैसा जुगाड़ करना होगा, और पैसा जुगाड़ करने का जो एरिया है, जो मार्ग है, मतलब जहां से बिजनेस को पैसा मिलेगा, ठीक है, दैट इज इक्विटी शेयर, दैट इज प्रेफरेंस शेयर, दैट इज डिवेंचर, या फिर उसको आप लोन टाइप का है डिवेंचर, बट डिवेंचर का एक स्पेशल कैरेक्टर है सर। डिवेंचर का क्या है कि डिवेंचर नॉट जस्ट जैसे बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल भी लोन प्रोवाइड करते हैं, बट ये इंडिविजुअल या कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसको ना डेब्ट सिक्योरिटीज या डिवेंचर बोलते हैं। इसका और एक नाम भी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी करे ना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करे तो उसको बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड और डिवेंचर काफी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बट पॉइंट इज दैट कि ये जो अलग अलग सोर्स ऑफ एरिया से कंपनी फंड रेज करता है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सारे के सारे लोग जानते हो। स्टॉक मार्केट में कंपनी आता है, मार्केट से पैसा रेज करता है, और फिर उस पैसे से अपने बिजनेस को रन कराता है। इवन आप लोगों के पास खबर भी होगा सर कि पेटीएम जैसे बड़े कंपनी जो प्राइवेट लेवल में काफी अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट में है, वो भी आईपीओ ला रहा है, ऐसा खबर मार्केट में आ चुका है। इवन आप लोगों को मैं प्रीवियस चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोग सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के बारे में अगर जिस टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो चैप्टर में आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जोमेटो के बारे में डिस्कस किए थे। जो लोग नहीं किए हो वो बाद में फिर से करेगा, बट जिन लोगों ने किया मैं उनको जरूर पूछना चाहता हूँ कि याद है सर सिक्योरिटी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में जोमेटो का चर्चा हुआ था कि जोमेटो का, आप लोगों को मैं बोला था कि जोमेटो मार्केट में शेयर मार्केट में आना चाहता है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो रहा है। जिनको जिनको जोमेटो से जो जोमेटो से मतलब खाना खाते हो वो लोग शेयर जरूर खरीदना। याद है आप लोगों को? बोलो ना सर। हेलो। है ना। हाँ यस सर, यस बस वही सर। याद है कि नहीं वही पूछना चाहते सर। अब सवाल है यही कि ये जो शेयर कैपिटल, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इसके पीछे कंपनीज एक्ट क्या कॉन्सेप्ट बना के रखा है? फंड तो रेज कर लेगा, बट फंड रेज करने के पीछे कुछ तो लीगल एस्पेक्ट्स होगा। तब चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरीज को क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटेंट को जानना चाहिए ना कि भाई इस फंड को रेज करने के पीछे अलग इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में, जैसे लास्ट क्लास अगर आपको याद होगा, हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का वोटिंग राइट के बारे में, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसमें हम लोगों ने ये पता चला हम लोगों को भी इक्विटी शेयर तो वोट देगा ही देगा। एनी एनी इक्विटी शेयर होल्डर, जो कोई भी जनरल इक्विटी शेयर होल्डर, उसके पास तो वोट देने का पूरा अधिकार है। किस मामले में वोट देगा सर? सर एनी काइंड ऑफ रीजन से कंपनी में एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उस पर्टिकुलर एजीएम में वोट देने का जरूरत पड़ता है क्योंकि कंपनी कोई न्यू डिसीजंस लेना चाहता है, और जो भी डिसीजंस कंपनी लेगा उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में कंपनी की रिगार्डिंग अलग अलग बातें होंगे या फिर अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, स्टॉक मार्केट में उसका इम्पैक्ट होगा। तो जो भी डिसीजंस कंपनी लेने का सोचेगा उसके रिगार्डिंग वोट होता है। शेयर होल्डर ही तो कंपनी का ओनर है, तो जो ओनर है उसका वोट कीमती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हर केस में वोट नहीं दे पाता, बट जिस केस में आप लोगों को याद होगा, अगर मानो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली वोट नहीं दे पाता है, नॉर्मल केस में उनका वोटिंग राइट ज्यादा नहीं है, स्पेशल कॉज के अलावा। इवन स्पेशल कॉज में हम लोगों ने देखा था, अगर किसी प्रेफरेंस शेयर वाले को
लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं मिलता है, तो फिर इन दैट केस वो वोट दे सकता है। मतलब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड लेने के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, और कंपनी भी आपको वादा करता है यस कि कंपनी का कुछ भी हो जाए, कंपनी आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करेगा। लेकिन अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कंपनी नहीं दे पाया आपको, ठीक है, प्रोबेबल, और कंपनी आपको लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं पे कर पाया एज ए प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन दैट केस आपका वोटिंग राइट आ जाता है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, शेयर कैपिटल, हम लोग शेयर तो दे देते हैं लोगों को, कंपनी का शेयर खरीद तो लेते हैं, इसका मतलब कंपनी शेयर इशू कर लिया और हमने शेयर बाई कर लिया। हम लोग कौन? हम लोग शेयर होल्डर। सर क्या हम ही लोग शेयर होल्डर होते हैं? मतलब क्या इंडिविजुअल्स ही शेयर होल्डर होते हैं? अरे सर क्या बात करते हो, शेयर होल्डर होने के लिए कोई भी हो सकता है। मतलब आप, मैं, जैसे हम लोग जैसे शेयर होल्डर को सर रिटेल पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेल पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। रिटेल मतलब खुद, मतलब हिंदी में बोलते हैं सर खुदरा, बंगाली में बोलते हैं खुचरो, ठीक है। खुचरो इन द सेंस छोटा मोटा, बट हाँ हम लोग मार्केट को चलाने वाले में से बहुत बड़े, मतलब मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मार्केट में। खुदरा या फिर जो स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, हम लोगों का पावर है सर, ऑब्वियसली पावर है। जैसे हम लोगों में से भी कोई कोई बड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला, जैसे कि रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, नाम सुने सर आप लोग इनका? हाँ, इस तरह का नाम सुने हो? ये लोग इंडिविजुअल लेवल में, हर्षद मेहता जिनका स्कैम हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक मूवी आया है अभिषेक बच्चन का, बिग बुल, एक टीवी शोज भी हो रहा है हॉटस्टार में ही मोस्ट प्रोबेबली, मार्केट या कुछ ऐसे बोल के नाम रखा है। जानते हैं सर आप लोग? यस सर। वेरी गुड सर। तो जानते हाँ हो तो सर। देखा भी करो ये सब चीजें, ये सब मूवीज देखने से। मैं आपको स्कैम करने के लिए मूवी देखने को नहीं बोलूंगा, आप लोग मार्केट को समझो और क्या स्कैम है वो समझो, ठीक है। एक्चुअली वो स्कैम क्या था, गवर्नमेंट का खुद का फेलियरिटी था, तो उसका लूफॉल्स था, उसको किसी ने फायदा उठाया, फिर बाद में गवर्नमेंट उसी को सजा दे दिया। डिफरेंट इशू, ठीक है। अब हर्षद मेहता का केस स्टडीज तो नहीं करने वाले हैं। सवाल यही है कि ये जो पूरा का पूरा कंपनीज का जो स्टॉक मार्केट का जो इतना बड़ा वर्ल्ड हमारे सामने है, इसके अंदर जो ये शेयर कैपिटल का, मतलब जो भी कैपिटल का, बेसिकली कैपिटल का जो सोर्स का एरिया है, ठीक है, इसी के लिए ये कंपनीज एक्ट 2013 आपके सामने इतना सारा प्रोविजंस रेडी करके रखता है, और फिर आपको बोलते हैं कि आप अलग अलग मुद्दे पे पढ़ो जानो, और फिर जरूरत में कंपनी पे काम पे आओ, ठीक है। तो बस यही बात है। चलो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्रीवियस क्लास का डिस्कशंस तो आप लोग मोटा मोटी समझ गए होंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू डिस्कशंस करूंगा कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आप लोगों के साथ न्यू एरिया में डिस्कस करूंगा। तो चलो सर शेयर कैपिटल डिवेंचर में न्यू डिस्कशन चालू किया जाए। और न्यू डिस्कशन में कुछ काफी सारा इंपॉर्टेंट एरिया है सर। ऐसे अगर सेक्शन वाइज देखूं तो सेक्शन वाइज, अच्छा स्क्रीन शेयर है सर? स्क्रीन शेयर है? हेलो, कंफर्म मी सर? यस सर। ओके। तो 43 से लेके 72 तक एक्चुअली आपका शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का सेक्शंस है, जिसमें से कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू शेयर्स के बारे में, मतलब प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, 43 से लेके सेक्शन 70 तक, सेक्शन 70 तक डिस्कशंस किया गया, और डिवेंचर के बारे में डिस्कस किया गया 71 में जाके, ठीक है। तो चलो सर इसमें से ऑलमोस्ट काफी सारे, मतलब इसमें हम लोग काफी सारा वाइटल वाइटल पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 क्लास में, ठीक है। सेक्शन 43 में डिस्कशंस कर चुका हूं, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा बिकॉज मैंने प्रीवियस क्लास में भी रिपीट किया था, ठीक है। सेक्शन 43 में रिपीट किया, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को समझाया था, सेक्शन 48 समझाया था, 46 समझाया था। आई होप आप लोगों को याद होगा सर। अगर याद नहीं है, मैं उम्मीद जरूर रखूंगा कि आप लोग जरूर जरूर घर में पढ़े होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, शेयर का सर्टिफिकेट का क्या वैलिडिटी रहता है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, किस तरह से शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, डीमैट अकाउंट कैसे इशू करता है, मतलब आप लोग शेयर मार्केट में जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट बोलते हैं सर, ये डीमैट अकाउंट के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। जो लोग शेयर मार्केट में आते हैं ना सर, शेयर मार्केट में आते ही आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। बिना डीमैट अकाउंट का ये डिजिटल अकाउंट है। डिजिटल अकाउंट जो एनएसडीएल सीडीएसएल के पास होता है, इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया। एनएसडीएल सीडीएसएल का काम, हाँ सर याद है आप लोगों को? एनएसडीएल सीडीएसएल किस तरह से आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बनता है और आपका हमारा शेयर मार्केट को सिक्योरिटी देता है, मतलब हमारा जो डिमेट्रियलियस अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उसको सिक्योरिटी देता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया। उसके बाद मैंने आप लोगों से चर्चा किया सर वोटिंग राइट्स पे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सेक्शन 47 एंड सेक्शन 48 कि शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर वोटिंग राइट, ठीक है। स्पेशल प्रेफरेंस वाले भी होते हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड प्रोपोर्शन ऑफ वोटिंग राइट, कौन कितना वोट दे सकता है, ठीक है, कितना वोट का काउंटिंग होता है,
ये सब मैंने डिस्कस किया, प्रीवियस 2 क्लासेस में डिस्कशंस किया सर। निधि कंपनी का क्या वोटिंग कॉन्सेप्ट है? निधि कंपनी मतलब जो गवर्नमेंट, मतलब ऐसा कंपनी जिसका मेंबर ही उसके कंपनी से लोन उठाते हैं, मतलब जो भी कंपनी में एम्प्लॉइज है वो अपने एम्प्लॉइज को लोन देते हैं और वही उस पर डिपॉजिट रखते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट। फिर वोटिंग राइट्स में इक्विटी शेयर का राइट, प्रेफरेंस शेयर का राइट, एकदम अच्छे से डिस्कशंस करके रखे हैं सर। प्राइवेट कंपनी के लिए वोटिंग मैंडेटरी नहीं है, कब कब एग्जाम्पशंस होता है। अगर प्राइवेट कंपनी प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा नहीं करता, रिटर्न फाइल प्रॉपरली नहीं करता, इन दैट केस उसका वोटिंग राइट आ जाता है सर। ठीक है, तो ये सब वोटिंग वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, डिस्कस हो चुका था। 48 तक मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों से डिस्कशंस किया। ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं ना सर। आई होप थोड़ा सा रिकॉल हो गया होगा। ठीक है, 43, 46, 47, 48 काफी अच्छा अच्छा पॉइंट था, डिस्कशंस काफी अच्छे से हो गया है। अब बात करते हैं सर सेक्शन 49 पे। इसके बारे में आप लोग ना बचपन से सुनते आ रहे हो। देखो तो वर्ड जाना पहचाना सर लग रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे लगेगा सर, चीना चीना बुझा बुझा। चीना चीना मतलब, अरे हमरा बांग्लाয় बोली ना, চেনা চেনা লাগছে, হ্যাঁ বুঝতে পারছি, इट्स काइंड ऑफ दैट। ठीक है, चीना चीना बुझा बुझा, क्या क्या सर? कॉल्स, कॉल्स के बारे में देखो तो सर आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर क्लास 12 याद करो, क्लास 12 याद करो, और याद करो कंपनी अकाउंट्स। बोलो सर, याद आया? देखो तो सर, दिमाग की बत्ती जला कि नहीं? हाँ सर, क्या दिमाग की बत्ती जला? कॉल्स, कॉल्स इन एडवांस, इंसिडेंटल मैटर्स। हाँ बोलो ना सर। हाँ सर। हाँ सर, वेरी गुड सर। अगर याद आता है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको कनेक्शन करने में बहुत अच्छा मतलब सुविधा रहेगा सर। मतलब वो लाइट जलने के लिए माइनस प्लस होना जरूरी है ना। अगर आप वो चीज़ भूल भी गए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट माइनस लेवल पे रहो, मतलब कम से कम आपको याद रहे, ये बहुत अच्छा रहेगा। ताकि हम आपको याद दिला सके कि भाई कॉल्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता था। अगर मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिलाऊं, कॉल्स के बारे में मैं क्या बोलूं आपसे? कॉल्स के बारे में बहुत कुछ है सर। बस इतना याद दिला सकता हूँ आपको कि आप जब बचपन में कंपनी से कंपनी अकाउंट्स पढ़ते थे, ठीक है, आप जब बचपन में कंपनी से अकाउंट्स पढ़ते थे, तो उसमें कुछ जर्नल एंट्रीज करना पड़ता था। बहुत लोगों को टफ लगता था, आई अंडरस्टैंड, ठीक है सर। सर टफ लगता था, छोड़ देते थे, ठीक है, जो छोड़ देते थे टफ लगता था, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट तो जरूर सुने होंगे अपने बचपन वाले टीचर से, या फिर जहां भी पढ़े हो आप बचपन में। ठीक है, बस इतना ही याद रखो कि ऐसे बोलता था कि बैंक अकाउंट डेबिट करते थे जब भी आप एप्लीकेशन से होता था सर, तो फिर बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे, फिर शेयर एप्लीकेशन करते थे। तो फिर आपका जर्नल एंट्री ऐसा होता था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। याद है सर? कुछ 3 एरिया से आपसे पेमेंट लिया जाता था। कोई कंपनी अपना शेयर फेस वैल्यू रखता था। से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू है 10, से फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि प्रीमियम में इशू हो रहा है, तो +2 प्रीमियम। फिर उसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ओपन करते थे। ठीक है, कभी कभी डिस्काउंट में भी इशू होता था। ₹10 का शेयर अगर ₹9 में इशू हो जाए, 9 में इशू होगा तो उसको डिस्काउंट इशू बोलते थे, वो भी आज जानेंगे सर। तो 10 का शेयर 2% प्रीमियम करके अगर आ जाए तो उसको प्रीमियम इशू बोलते हैं। लेकिन मजा का बात ये है सर, ये जो फेस वैल्यू 10% का, फिर वो जो शेयर आप एप्लीकेशन होता था ना, वैसे होता था कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन मनी जमा करना होगा, फिर आपको अलॉटमेंट देना पड़ेगा। देखो तो सर, चीना चीना बुझा बुझा लग रहा है कि नहीं? मतलब जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फिर आता था कॉल मनी। फिर कॉल में भी 2-3 कॉल होता था, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। देखो तो सर, ऐसा होता था क्या? है दादा। थैंक यू सर। सबको याद आ रहा है या फिर मुझे ही याद आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है सर, थैंक यू सर। आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आने दो। जो आना चाहता है याद, उसको आने दो। वो एक गाना है ना, आने दो, ठीक है, एकदम याद आने दो एकदम। तो कॉल्स एंड कॉल्स इन एडवांस एंड इंसिडेंटल मैटर्स, तो इसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 आपको क्या कहानी सुनाता है? कहानी ये है कि सेक्शन 49 टू सेक्शन 51 में इसका कहानी बोला गया है। तो क्या कहानी है कॉल्स के बारे में? बोलता है कि सर व्हेन शेयर्स आर पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी का पूरा अमाउंट आप पेमेंट नहीं किए, ठीक है, किस चीज का? फेस वैल्यू के हिसाब से। अगर आप किसी कंपनी में, से फॉर एग्जांपल आप कंपनी का 1000 शेयर होल्ड करना चाहते हो, ठीक है,
कंपनी का फेस वैल्यू है 10, ठीक है, तो 1000 शेयर करके अगर फेस वैल्यू 10 है तो कितना शेयर होल्ड करोगे सर? टोटल कितना अमाउंट का शेयर होल्ड करोगे? 10,000 का ना? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 शेयर है और एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज 10 करके, तो टोटल 10,000 रुपीज का शेयर आप होल्ड करते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कभी, मतलब कंपनी के केस में ऐसे होते हैं सर, आईपीओ लेवल में ऐसा नहीं होता, बट ऑफर फॉर सेल लेवल में या फिर मिड वे में अगर कभी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, तो ऐसे होता है कि 10% का पूरा अमाउंट आप पेमेंट नहीं करते हो, कुछ अमाउंट आप बाकी रखते हो। तो अगर कुछ अमाउंट अगर आपका बाकी रहता है ना सर, तो उसी को बोलते हैं कि पार्टली पेड अप। मैं आगे आगे बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल दे दूँ सर, रियल लाइफ के साथ थोड़ा कनेक्शन बन जाए ना, मजा आ जाए सर। सर आप लोगों को पता है ये आईपीओ आ रहा है, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो, आई होप उनको पता होगा। स्टॉक मार्केट में इवन जो लोग स्टॉक मार्केट ग्रुप में हो, कल मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, किसी ने सवाल पूछा था कि श्याम मेटालिक्स के बारे में कुछ बताइए सर, तो मैंने उनको श्याम मेटालिक्स के बारे में कुछ आइडिया दिया। देखा आप लोगों ने, जो लोग स्टॉक मार्केट ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो? प्रिया, हाँ सर। हाँ वेरी गुड, प्रिया है, रोशनी है, ज्योति भी है उधर, आई अंडरस्टैंड। देखा सर आप लोगों ने या फिर नहीं देखा? प्रिया तो देखा बोला, देखा सर। देख, वेरी गुड सर। इवन खबर भी रखे होंगे कि श्याम मेटालिक्स बोल के कंपनी बहुत दिन बाद एक आईपीओ आ रहा है मार्केट में, क्योंकि काफी दिनों से सेकेंड वेव के लिए मार्केट में कोई कंपनी आया नहीं था, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कोई कंपनी लास्ट 2 मंथ्स में नहीं आया था। तो करीब 1 मंथ से लेके 2 मंथ्स के आसपास मार्केट एकदम ऐसे लग रहा है कि सर कोई क्या बोले सर, जैसे बारिश नहीं होता तो जैसे फीलिंग आता है ना, तो मार्केट में भी ऐसा फीलिंग था कि बारिश नहीं है कब बारिश होगा, तो मार्केट में बारिश आ रहा है। तो बारिश का नाम क्या है? श्याम मेटालिक्स, ठीक है। सर बारिश क्यों बोले आप? सर बारिश इसलिए बोले क्योंकि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ मतलब सर, आई होप आप लोगों को पता हो गया सर, आईपीओ मतलब कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं तब उसको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस टाइम में शेयर खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकता है। तो क्या सर जो भी अप्लाई करेगा मिल जाएगा? सर अगर कंपनी के मार्केट में डिमांड बहुत हाई है तो फिर मिलना मुश्किल हो सकता है सबको, लेकिन अगर डिमांड थोड़ा बहुत स्टेबल कंडीशंस में है तो इन दैट केस हो सकता है कि आपको मिल जाए, ठीक है। और अगर बहुत हाई डिमांड हो तो उसमें लक फेवर करता है सर, लॉटरी होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन लॉटरी होता है, ठीक है। लेकिन ये सर आपको क्या लगता है श्याम मेटालिक्स? सर बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा। सर क्या कंपनी है ये? सर श्याम मेटालिक्स एक एनर्जी लिमिटेड है, मतलब बेसिकली ना वो आयरन का प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, एलॉय वगैरह बनाते हैं, ठीक है, आयरन एलॉय इस तरह का, ठीक है। ये यहाँ पर अबाउट में आपको मिल जाएगा कि क्या करते हैं कंपनी। लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर, ठीक है। The company is primarily engaged in the production of intermediate and long steel products and ferroalloys, catering to institutional and end-use customers through 42 distributor broker across 13 states and 1 union territory. सर अब कंपनी के बारे में क्यों बोल रहे हो? सर ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत तो जानकारी रखो सर, मार्केट में क्या चलता है, कि कैसे कंपनी आता है, आने से पहले उसका डिटेल्स कैसे पता चलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये सब अकाउंट्स का डिटेल्स है सर, कंपनी का रेवेन्यू, ये थोड़ा सा समरी है। ऐसे तो पूरा पीएल बैलेंस शीट छान मारना पड़ता है सर, कैसे छान मारे ये देखो सर, इसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल सीखना पड़ता है। तो उसमें अकाउंट्स का नॉलेज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज जिसका ज्यादा हो वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ सकता है। सर ये क्या है? सर ये भी तो आपका अकाउंट्स मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का ही पार्ट है। ये भी मैंने आप लोगों को पहले जोमेटो का दिखाया था, आज मैं फिर से आपको क्या दिखा रहा हूँ, देखो सर, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, क्या दिखाई दिया आप लोगों को? प्रीवियस चैप्टर इसके ऊपर था, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रीवियस चैप्टर उसकी बात हुआ था। तो ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है श्याम मेटालिक्स का। कंपनी जब मार्केट में आता है तो उस कंपनी को, ये वेस्ट बंगाल का कंपनी है सर, मतलब ये वेस्ट बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल एट कोलकाता में इसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन है। ऐसे मैक्सिमम केस में आप देखना कि कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है, चलो एक अच्छा बात फीलिंग आ गया कि ये आरओसी कोलकाता आरओसी में रजिस्टर्ड है, चलो सर ऐसे कोलकाता एक टाइम पे इंडिया का वर्ल्ड क्लास हुआ करता था, भगवान करे फिर से वर्ल्ड क्लास हो जाए। अच्छा सर, लेकिन सर ऐसे नहीं बनेगा, सबके मेहनत से बनेगा। सर एक चीज देखो सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू देख लो, प्रैक्टिकल देखो सर, ये सब रीड करके ही लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। कितना फेस वैल्यू दिखा रहा है सर? बोलो ना, कितना फेस वैल्यू दिख रहा है सर? 10। 10 सर, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन मार्केट में क्या 10 रुपीज में आ रहा है क्या? नहीं सर, मार्केट में 10 रुपीज में नहीं आ रहा है, मार्केट में तो प्रीमियम वैल्यू पे ही कंपनी आ रहा है।
आप देख सकते हो कि ये प्राइस ब्रांड बोलते हैं इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। करीब 303 से लेके 306 के रेंज में आ रहा है सर। इसका मतलब सर इसके अंदर कोई भी एक दाम मार्केट का प्राइस होगा। अब इस पे जो लोग मार्केट में बिडिंग करेगा ना, तो मिनिमम कितना बिड करना पड़ेगा? देखो सर, एक एक लॉट में दिखाई दे रहा है आप लोग को मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 45। देख रहे हैं सर आप? कम से कम 45 शेयर्स आपको एट ए टाइम में ऑर्डर करना पड़ेगा सर। मैंडेटरी है हाँ सर। अगर आप अभी लेना चाहते हो मतलब आईपीओ के टाइम पे, सर क्या आईपीओ के बाद ले सकते हैं? हाँ सर, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो ऐसे कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स होने के नाते, चार्टर्ड एंड कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट होने के नाते ये सब आप लोगों को जानना जरूरी है सर। तो चलो सर देखते हैं कि अगर आप 303 करके 45 शेयर खरीदते हो श्याम मेटालिक्स का, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर? 13,635 का कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाके आपको एक लॉट मिलेगा। मिनिमम एक लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा सर। मैक्सिमम 2 लॉट 3 लॉट दे देता है, डिपेंड करता है कि कितना, वो वही मैं बोला ना आपको, वो थोड़ा लॉटरी में डिसाइड होता है, ठीक है। लेकिन बात क्या है सर? बात तो यही है। तो एक तरफ मैं इसी कंपनी का आपको क्या दिखा रहा हूँ सर? ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी एज पर कंपनी लॉ रेडी होता है सर। एवरीथिंग इज एज पर कंपनी लॉ। ये देखो सर, ये कंपनी लिस्टेड कब हुआ है? 1956 एक्ट के हिसाब से लिस्टेड हुआ है, ठीक है। और इसका सर्टेनली करेंटली जो भी डिटेल्स इसका मेंटेन हो रहा है, एवरीथिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एवरीथिंग एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सर ये क्या है? ये प्रोस्पेक्टस है। जिसको भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, उसको सारे के सारे डिटेल्स अगर पढ़ना है ना, तो वो सारा का सारा डिटेल्स इसके अंदर है। कितना पेज का देख रहे हैं सर? 436 पेज है इसके अंदर, 436। इसके अंदर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा, कंपनी का बिजनेस का प्रीवियस डेटा, जब इतना दिन में कंपनी जब लिस्टेड नहीं था तो कंपनी किस तरह से बिजनेस कर रहा था, एवरीथिंग। अभी तक कंपनी ने क्या किया किया, किस तरह का बिजनेस किया, क्या प्रोडक्ट का बिजनेस किया, हर डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है सर। सर क्या बात करते हो, इतना लोग पढ़ता है क्या? हाँ सर, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ाई करता है उन लोगों को पढ़ना पड़ता है। हाँ सर, बिना पढ़ाई करके क्या हो गया दुनिया में? नॉलेज का ही तो दाम है सर। बिना नॉलेज का आज तक दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ सर। ओके सर, हमें इतना नॉलेजेबल नहीं बनना है। नहीं सर, क्यों नहीं बनना है? बनना है, ठीक है। आपको एक चीज दिखा दो सर, कंपनी कितना अमाउंट मार्केट से रेज करना चाहता है? 657 करोड़ का। और कितना ऑफर फॉर सेल है सर? मतलब जो लोग पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है कंपनी में, वो लोग शेयर को छोड़ना चाहता है। सर क्या छोड़ देगा अपने मन से? नहीं सर, क्योंकि मार्केट में आ रहा है कंपनी और कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, ठीक है। कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो बिजनेस भी इसका काफी अच्छा सेक्टर्स में है। तो इन दैट केस ये 252 करोड़ तो बिक जाएगा। और जो लोग इतना दिन में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो लोग निकल जाएगा, अपना शेयर होल्डिंग छोड़ के निकल जाएगा, प्रॉफिट करके निकलना चाहता है। तो अब देखना पड़ेगा 14 से लेके, मतलब बेसिकली 14 जून से लेके 16 जून तक इसका ओपन रहेगा, और उसी में पता चलेगा कि होता क्या है। ओके सर। लेकिन अब सवाल यही है कि सर हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि कॉल्स एंड कॉल्स इन एडवांस, लेकिन आप तो सर शेयर के लिस्टेशन में चले गए। नहीं सर, आप एक चीज देखो। अब मानो कि कोई कंपनी में, जैसे कि मैंने आपको क्या डिटेल्स दिखाया कि 13,635, लेकिन अगर आप कुछ अमाउंट बाकी रखते हो, अगर आप कुछ अमाउंट बाकी रखते हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा, या फिर पार्टली पेड अप हो जाएगा ना सर? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? कंपनी को आपको कुछ पेमेंट करना है, अगर आपने कुछ पेमेंट बाकी रख लिया, तो फिर वही आपका क्या हो जाएगा? पार्टली पेड अप हो जाएगा। ये सर नो? बोलो ना सर, बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ यूज कहाँ है वो भी आप देख लो। ऐसा ना हो कि बस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और वास्तव के साथ, प्रैक्टिकल के साथ कनेक्शन करने का जरूरत ही नहीं है। तब फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बनने का कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? Yes, sir. ओके सर। तो द कंपनी इशूइंग देम एंड कैन मेक कॉल्स। अब सर एक सवाल है कि सर क्या हम यहाँ पर बाकी रख सकते हैं? नहीं सर, आज के डेट में ये आईपीओ लेवल में इतना मारामारी है, इसमें तो बाकी वगैरह नहीं होता। इसमें तो बाकी नहीं होता, अगर पूरा पेमेंट करोगे तभी शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इतना डिमांड हाई है। लेकिन सर प्राइवेट बिजनेस लेवल पे इवन नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में अभी भी ये पार्टली पेड अप सिस्टम चलता है, ठीक है। इवन प्रेफरेंस शेयर के केस में भी पार्टली पेड अप सिस्टम चलता है। पार्टली पेड अप मतलब वही सर, 10 टका का फेस वैल्यू है, प्रीमियम आपने एप्लीकेशन में 3 टका दिया, ठीक है। अलॉटमेंट में 2 रुपीज दिया, लेकिन अभी भी आपका फास्ट कॉल बाकी है, सेकंड कॉल बाकी है, या फिर आपने
पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया, मतलब एप्लीकेशन जमा करने के टाइम पे ही आपने सारा का सारा एडवांस दे दिया, कुछ भी हो सकता है। अब उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सर, और उसी को हमें जानना है। ओके चलो, तो एज पर सेक्शन 49 these calls have to be uniformly made and there should be no differentiation for a given class of shareholder। ठीक है, कोई differentiation नहीं होता। as per section 49 shares of the same nominal value on which different amounts have been paid up shall not be deemed to fall under the same class। different amounts have been paid up shall not be deemed to be fall under the same class, that is provision is not applicable in case where different amounts are paid for a same class of share। मतलब एक ही शेयर के लिए आप डिफरेंट अमाउंट पे करते हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, उसमें एप्लीकेबल नहीं होता। सेम शेयर्स पे सेम अमाउंट एप्लीकेबल करते हो। एक सेकंड सर, अभी समझ में आएगा। कॉल्स इन एडवांस में बात कर ले पहले। सेक्शन 50 आपको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं सर। सेक्शन 50 आपको कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करता है, बोलता है as per section 50 a company may if so authorized by its article, मतलब कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो भी डिटेल्स होता है ना, जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्स रहता है कि कंपनी किस तरह से बिजनेस करेगा, उसका रूल बुक, कंपनी का रूल बुक है। कंपनी का 2 बुक होता है सर, जब कंपनी मार्केट में आता है तो कंपनी का 2 बुक होता है। जैसे मैं आपको दिखाया, देखो सर, एमओए ऑफ रिलायंस, एमओए ऑफ रिलायंस मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आपके सामने ही मैं ओपन करता हूँ, आई होप निकल जाएगा। ये देखो सर, ये रिलायंस के साइट में ही जा रहा है, ठीक है, reliance.com। क्या दिखा है सर, एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एमओए एंड एओए। आप भी इस तरह से कंपनी का एमओए एओए मार्केट से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। इसमें आपको क्या पता चलेगा कि कंपनी का रूल बुक, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे डिटेल्स रहता है। कंपनी कब बना है, कंपनी बनने के टाइम पे अपना क्या ऑब्जेक्टिव रखा है, तो साथ मतलब ये सारे के सारे डिटेल्स कंपनी अपने एमओए और एओए के अंदर बोल के रखता है, ठीक है। ये देखो सर, एवरीथिंग यहाँ पर डिटेल्स में गिवन किया है, डिटेल्स में बोल के रखा है कि जो भी कंपनी करेगा, जो भी कंपनी नहीं करेगा, सारे के सारे। वोटिंग राइट्स क्या है, मीटिंग के एडजर्नमेंट के बारे में क्या बोला है, मतलब क्या बताऊं सर, बाद में आपसे फिर से बात करूंगा इस मामले में। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का रूल बुक होता है, अगर वहां पर ऑथराइज किया गया है, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी मेंबर, except from any member the whole or part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of the amount has been called up, that is if authorized by the article, a company is permitted to keep advance subscription। कंपनी के पास ये परमिशन है कि वो एडवांस सब्सक्रिप्शन ले सकता है और कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। दैट मीन्स कंपनी के पास ये अथॉरिटी है, अगर आर्टिकल परमिट करता है, चाहे कंपनी कॉल करे या ना करे, चाहे कंपनी शेयर कॉल करे, मतलब 10 रुपीज पर शेयर के बेसिस पे जितना शेयर आप कोई शेयर होल्डर खरीदना चाहता है, चाहे कॉल करे ना करे, अगर आर्टिकल एक्सेप्ट करता है तो एडवांस लेने का परमिशन है लॉ में, सेक्शन 50 में। हाउएवर मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल हैव नो वोटिंग राइट्स। अगर आपका लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपका वोटिंग राइट में कुछ भी राइट नहीं रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस अमाउंट। एडवांस अमाउंट में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। पेड बाय हिम ऑन कॉल स्टिल द अमाउंट इज ड्यूली कॉल्ड अप। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू से समझते तो ज्यादा अच्छा होता। यस सर, वेट, एग्जाम्पल में बात करेंगे। According to section 51, the company is permitted to pay dividends in proportion of the amount paid up on each share if so authorized by the articles. In other words, advance payment will not lead to increased voting rights। अगर आप एडवांस पे करते हो तो इसके लिए आपको ज्यादा वोटिंग राइट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट डिलेड पेमेंट ऑफ कॉल मनी कुड बी द रीजन ऑफ डिक्रीज वोटिंग राइट। बट ये भी एक बात है कि अगर आप देरी से पेमेंट करते हो तो आपका वोटिंग राइट डिक्रीज कर सकता है, मतलब आपका वोटिंग राइट का जो, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको के साथ वोटिंग राइट्स में ही बात किया था सर, अगर आप लोग कहानी याद है आप लोगों को, तो लास्ट क्लास का कहानी वोटिंग राइट्स में ही था, ठीक है। तो बात क्या है कि एडवांस देने से वोटिंग राइट इंक्रीज नहीं हो जाता, लेकिन डिलेड पेमेंट में आपका वोटिंग राइट डिक्रीज हो सकता है। सर थोड़ा एग्जांपल के थ्रू से कुछ बात हो जाए तो मजा आ जाए सर। ये सर चलो कोशिश करते हैं एग्जांपल देख के ये सब बातें थोड़ा समझने का। मून स्टार मशीनरीज दिखाई दे रहा है सर, मून स्टार मशीनरीज कंफर्म कीजिएगा, क्या आप लोगों को मून स्टार मशीनरीज का खबर दिख रहा है? हाँ सर। ओके सर, अब देखो, ये मूनस्टार मशीनरीज लिमिटेड अपने एओए में ऑथराइज किया। एओए क्या होता है सर? कंपनी का रूल बुक, बोला ना आपको, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे हमने आपको अभी रिलायंस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओपन करके दिखा रहा हूं आपको, ये देखो, ये रिलायंस का
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आपके सामने ही मैंने ओपन किया, ठीक है, आपके सामने ही मैंने ओपन किया। तो इस तरह से आप कंपनी का जो रूल बुक है, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सारा का सारा लिखा हुआ है कि कंपनी कब आया है, कब इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, यू कैन सी इट। फ्रेश सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिक्वेंट ऑन चेंज ऑफ नेम, महाराष्ट्र बॉम्बे में रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। 1956 कंपनीज एक्ट तब चल रहा था, ठीक है, अभी जैसे 2013 आ गया, तब 1956 चल रहा था, बाद में अमेंडमेंट हुआ ना सर 2013 के बाद से न्यू एक्ट चल रहा है, बट वही एक्ट को मतलब बेसिकली मॉडिफाई करके, ओके। So Moonstar Machinery Limited is authorized by its articles to accept the whole or any part of the amount of remaining unpaid calls from any member, okay, even if no part of the amount has been called up by it। मतलब कंपनी ने कुछ भी शेयर के लिए कॉल नहीं किया, बट आनंद बोल के एक शेयर होल्डर है, जैसे आप लोग जैसे ही कोई है, ये शेयर होल्डर deposits in advance the remaining amount due on his partly paid up shares। मतलब उसने जिस शेयर में पार्टली पे करके रखा था, कंपनी ने सारा का सारा अमाउंट कॉल नहीं किया, सिंपल बात है, कॉल नहीं किया मतलब ये जो एप्लीकेशन मनी के टाइम पे कंपनी ना स्टेप बाय स्टेप मांग रहा है आपसे कि भाई एप्लीकेशन 2 टका दे दो, अलॉटमेंट में आप 5 टका दे दो, कॉल मनी में आप 3 टका दे दो, ठीक है। तो टोटल फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपीज, अगर कुछ प्रीमियम है तो वो भी आपको देना पड़ेगा, अगर प्रीमियम होता है तो, ठीक है। लेकिन कहना ही है कि कंपनी कॉल कर रहा है एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन में ही अलॉटमेंट दे रहे हो, या फिर अलॉटमेंट के लिए कॉल कर रहा है, आप अलॉटमेंट में ही कॉल मनी पेमेंट कर दे रहे हो। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? आप ऐसा कर सकते हो ना? हाँ सर, आप ऐसा कर सकते हो। आनंद शेयर होल्डर डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज पार्टली पेड अप शेयर्स विदाउट एनी कॉल्स बीइंग मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने कुछ भी कॉल नहीं किया पेमेंट करने के लिए, बट फिर भी आपने एडवांस में पे कर दिया। अब ऑथराइजेशन के बेसिस में, अगर आप ऑथराइजेशन के बेसिस में मैं आपसे बात करूं, इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशंस गिवन बाय द आर्टिकल, मूनस्टार मशीनरीज लिमिटेड is permitted to accept the advance amount received on unpaid calls from Anand। In other words, this is a valid transactions। ये एडवांस अमाउंट परमिटेड है और ये ट्रांजैक्शंस को वैलिड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सेक्शन 50 कंपनीज एक्ट 2013 आपको ये परमिशन देता है। क्लियर है सर? मूनस्टार मशीनरीज का बात, और कॉल्स इन एडवांस वैलिड है कि नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलो सर, यहां तक बात समझ में आया? बोलो ना सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। डाउट है तो भी पूछो कि सर डाउट है। एनी डाउट सर किसी को? ओके सर, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको वोटिंग राइट्स का भी पता चल जाएगा कि एडवांस पेमेंट करने से क्या वोटिंग राइट में कुछ असर पड़ता है। इज देयर एनी इम्पैक्ट इन वोटिंग राइट्स अगर आप एडवांस पेमेंट कर देते हो कंपनी का शेयर्स? ठीक जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि श्याम मेटालिक्स का शेयर आप खरीद रहे हो, इसमें तो आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको बोला ना सर आजकल आईपीओ लेवल में आप वो पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते, आपको पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा। बट ये क्या होता है ना, फर्दर पेमेंट या फिर प्राइवेट लेवल में या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनीज है या फिर लिस्टेड कंपनीज के अंदर ही पेमेंट चल रहा है शेयर मार्केट का, लेकिन वो आईपीओ के थ्रू से नहीं, वो बाद में कंपनी सेकेंड इशू कर रहा है या फिर कंपनी थर्ड इशू कर रहा है अपने मेंबर्स के बीच में, तब ऐसे पार्ट पेमेंट कॉन्सेप्ट आता है सर। इट्स अ वेरी रेगुलर कॉन्सेप्ट। तो कोरिएंडर मसाले लिमिटेड हैज इशूड, कितना शेयर है सर? कितना शेयर है? 10 लाख क्या? हेलो हाँ सर, बोलो ना 10 सर, लाख। 10 लाख। तो कोरिएंडर मसाले लिमिटेड has been issued 10 lakh equity shares of rupees 10 each, on which rupees 6 per share has been called till allotment। okay, allotment तक 6 टका पर शेयर कॉल हुआ है, and the first and final call of rupees 4 is yet to be made। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 टका का बाकी अभी भी है। रीना 10,000 शेयर कंपनी का होल्ड करता है, ऑन विच सी हैज पेड होल ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। उसने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया। इन दी अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कंपनी का ईजीएम आ रहा है। कंपनी में 2 तरह का मीटिंग चलता है सर, 3 तरह का बोल सकते हो आप, बट पॉपुलर 2 तरह का है, केजीएम है, ईजीएम है, और एक क्लास मीटिंग है, ठीक है। एजीएम, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग वो सर स्पेशल काइंड ऑफ शेयर होल्डर लोग करते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले अपना मीटिंग करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर वाले अपने मीटिंग करते हैं, उसको क्लास मीटिंग बोलते हैं। मीटिंग का एक अलग चैप्टर चलता है, जो लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हो
उनको तो पता ही चल गया, और जो लोगों ने नहीं किया वो बाद में करेगा, क्या प्रॉब्लम है सर? तो अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट्स एज द ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, आप 10 लाख इक्विटी शेयर्स का 10,000 जो आपका होल्डिंग है उसके आप 10% पर शेयर के बेसिस में आप पेमेंट कर दिए। तो इन दी अपकमिंग एक्स्ट्रा ईजीएम में, अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऑफ द कंपनी, शी वांट्स टू एक्सरसाइज हर वोटिंग राइट्स, वो अपना वोट देना चाहता है एज दी ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, क्योंकि वो फुल्ली पेड शेयर अपने आप को मान रहा है। बट क्या उसको वोट देने का मौका मिलेगा सर? However, the company cannot permit her as she does not have voting rights in respect of the advance amount. आप एडवांस के लिए वोट नहीं दे सकते, आपने एडवांस पे कर दिया, आपका लाइबिलिटी आपने चुकता कर दिया, दैट्स अ गुड थिंग, बट इट डजंट, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप पूरा पेमेंट कर दिए। कंपनी ने कॉल नहीं किया था, कंपनी ने तो आपसे 6% ही मांगा था, आपने तो 10% दे के रख लिया, इसके लिए आपको वोट का परमिशन नहीं मिलेगा। पेड बाई हर इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द रिस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू टिल द अमाउंट इज ड्यूली कॉल्ड अप बाई कंपनी। तब तक ये रेस्ट्रिक्शन उनका रहेगा जब तक कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट कॉल नहीं कर लेता। बोलो सर, कुछ बात समझ में आया? बात कुछ पल्ला पड़ा सर, ये कॉल्स इन एडवांस का खेल? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो सर। डाउट सर? हाँ सर बोलो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ओके सर, ये देखो सर, ये रिलायंस का एजीएम का नोटिस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी कंपनीज का, मतलब मार्केट में मॉनेटरी कंट्रोल वगैरह बहुत सारा कंपनीज मतलब ऐप है जिसके थ्रू से आपको एजीएम ईजीएम का खबर मिलता होगा, ठीक है। ये देखो, एक रिसेंट एजीएम का पर्पस बोला है, डेट भी डिक्लेयर किया है, यू कैन सी इट हियर इजीली, ठीक है। ये मैं रिलायंस को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो किसी भी कंपनी का। अगर आप थोड़ा सा नजर डालो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एजीएम आ रहा है सर, एजीएम आ रहा है 24 जून 2021 को, और इसका अनाउंसमेंट किया है 1 जून 2021 में। अभी ये एजीएम ईजीएम में वोट वगैरह होता है, उसमें रेजोल्यूशन लिया जाता है कंपनी। ये देखो सर, यहाँ पर आप देख सकते हो सर, 3 मई 2021 कुछ कंपनी का कुछ शेयर का एरिया था, जो कंपनी का कुछ कॉल था, ये देखो, पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 314.25 इंक्लूडिंग प्रीमियम 311.75। कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? मजा देखो सर, जो बात चल रहा है उसका रियल लाइफ एग्जांपल देखो। कुछ फर्स्ट कॉल बाकी है कंपनी का, उसको पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जिसके लिए 3 मई 2021 को कंपनी का एक मीटिंग था, ठीक है, अदर पर्पस पे मीटिंग बुलाया गया था। और उस मीटिंग में कंपनी ने बोला कि फर्स्ट कॉल कुछ पेमेंट बाकी था किसी शेयर होल्डर का, हो सकता है कंपनी का इंटरिम कॉल चल रहा है, मतलब शेयर होल्डर से कुछ डिमांड था, तो फर्स्ट कॉल के लिए 314 रुपये पर शेयर के बेसिस में कॉल था, उसके अंदर प्रीमियम है 311, मतलब एक्चुअल शेयर का प्राइस 3% है और प्रीमियम वैल्यू 311 रुपया है। फेस वैल्यू ऑलमोस्ट 3% करके है और इसका प्रीमियम वैल्यू 314 है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता रहता है सर। ये देखो सर, ये भी एक एजीएम हुआ था जिसमें कंपनी डिसाइड कर रहा है कि 10,000 पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर करके कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। देख पा रहे सर आप लोग? हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड सर। इससे क्या पता चलता है कि कंपनी का एजीएम ईजीएम में कंपनी अपना डिसीजन बताते हैं, और उस डिसीजन के बेसिस में अगर आपका वोट का बात हो तो क्या आप वोट दे सकते हो? अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया तो नहीं सर, एडवांस पेमेंट कर दिया तो वोट नहीं दे सकते, तब तक आपका वोट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा जब तक कंपनी उसका कॉल नहीं कर लेता। जो कंपनी का रूल्स है उसके हिसाब से उसका कॉल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका वोटिंग पावर आ जाएगा, ठीक है सर। तो ये था कंपनी का कॉल्स का केस। सेक्शन 49 से लेके 51 के अंदर हम लोगों ने कंपनी का कॉल्स एंड कॉल्स इन एडवांस के बारे में पता किए। अब बात क्या करना चाहिए सर? सर अब बात कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। सर एक चीज आप लोग देख पा रहे हो, ये बचपन से आप लोग जो पढ़ते थे अकाउंट्स में, ये अकाउंट्स का हर सारा का सारा खेल तो एक्चुअली लॉ में है ना सर। आप लोग जो लॉ अकाउंट्स में करते थे उसके बारे में एक्चुअली अकाउंट्स में कुछ नहीं बोला जाता, अकाउंट्स तो सिर्फ ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कहाँ छुपा होता है सर? हेलो, आप लोग कुछ बात समझ पा रहे हो कि जो भी ट्रीटमेंट आप अकाउंट्स में करते हो उसका ट्रीटमेंट का हिसाब कहाँ छुपा रहता है? अकाउंट्स में छुपा रहता है क्या? लॉ में। किस में होता है फिर? लॉ में। लॉ में होता है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड।
जो भी आप अकाउंट्स में करते हो उसका हिसाब किताब लॉ के हिसाब से होता है। लॉ बनाया जाता है और उसके हिसाब से चलना पड़ता है। लॉ बोलेगा तो मारो, लॉ बोलेगा काटना है तो काटो, ठीक है। एवरीथिंग इज एज पर लॉ, ठीक है। इसीलिए आप अकाउंट्स पढ़ो, आप टैक्स पढ़ो, आप फाइनेंस करो, जो भी करो, एज पर लॉ सिस्टम से चलना पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं इसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का काफी ज्यादा आप मैचिंग देख पाओगे, तो इसके लिए अगर आप लॉ का जानकारी रखते हो, अगर आप अकाउंट्स का जानकारी रखते हो, और उसके साथ अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाते हो, आपको कौन रोकेगा सर? आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि मैं कल क्लास में बोला कि क्लास में नहीं, सॉरी, ग्रुप में, ये श्याम मेटालिक्स के बारे में मैं थोड़ा अपना एनालिसिस दे रहा था, ठीक है, खुद का। तो मुझे लगा कि कंपनी अच्छा है, कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, थोड़ा लोन अच्छा खासा है। कंपनी जो अमाउंट रेज करेगा ना मार्केट से, करीब 909 करोड़ कंपनी टोटल रेज करना चाहता है, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप लोग भी इसका मतलब जानकार बनो सर, क्योंकि आप लोग तो कोई आम इंसान नहीं बन रहे ना सर, खास बन रहे सर आप लोग। ये देखो सर, इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग कितना दिखा रहा है, देखो 660 मिलियन का, और उसमें से करीब 252 के आसपास का कुछ अमाउंट है जो उसका ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो इतना दिन में कंपनी का शेयर होल्डर था वो निकलना चाहता है, ठीक है। इसमें सारे के सारे बोला हुआ कि कितना रिजर्व में है, कितना फेस वैल्यू है, बुक बिल्डर कौन है, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर बोला हुआ है। तो अगर आप लॉ समझोगे ना तभी आप इसको पढ़ सकते हो सर। अगर आप लॉ को समझ पाओगे तभी आप इसको पढ़ सकते हो। ये लोग कौन है सर? सर इसको बोलते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर। सर इस तरह का कंपनी के नाम तो बहुत सुने हैं मार्केट में। हाँ सर, आप लोगों का जॉब तो यही सब कंपनीज में मिलता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, एसबीआई कैपिटल मार्केट, क्या है सर, क्या करता है? सर कंपनीज जो मार्केट में आता है, ये देखो क्या लिखा है, एवरीथिंग इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। दिखाई दिया? इसका मतलब ये है कि ये सब कंपनी मार्केट से इस पर्टिकुलर कंपनी को जो 909 करोड़ का जो अमाउंट उठाना है, उसका सारे के सारे हिसाब यही करके देगा। मतलब मार्केट में पैसा उठाने का दायित्व तो इनका है, मार्केट से मनी रेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इनका है। बदले में इनको क्या मिलेगा सर? सर बदले में इनको कमीशन मिलेगा, बदले में इनको कमीशन मिलेगा, ठीक है। सर ये कौन है? सर ये कंपनी का रजिस्ट्रार है, ठीक है, जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इसको हेल्प करेगा। फिनटेक, ये कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पार्ट है, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इनके हाथ में है कि किस तरह से इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। सर ये पूरा का पूरा काम को कंप्लीट करने में कौन हेल्प करता है? सर ये तरह का काम कम करने में हेल्प करता है कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। जो सीएस होता है ना कंपनीज का, उन्हीं का काम ज्यादातर होता है। लेकिन सर तो फिर चार्टर्ड और सीएमए वाले क्या करते हैं? सर चार्टर्ड और सीएमए वाले ना इसका जो हिसाब किताब है वो करते हैं सर। इसके अंदर चलो, अंदर जाओगे तो आपको इसके अंदर कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डेटा मिलेगा, एवरीथिंग, क्योंकि उसी को तो लोग रीड करेगा ना। ये देखो सर, कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज किया गया, ईबीआई, टीडीए, एवरीथिंग, सब कुछ। ये डेटा कौन बिल्ड करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का काम रहता है इसके अंदर, ठीक है। वो लोग अकाउंट्स में डेटा को बिल्ड करेगा, और फिर सीएस क्या करेगा, इस एवरीथिंग को मतलब पढ़ के, उसको समझ के, फिर उसको ड्राफ्ट करेगा, तब जाके एक प्रोस्पेक्टस मार्केट में आता है, ठीक है। तो ये सब अभी से देखो समझो, तभी ना जाके जब कंपनी में आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कुछ काम में हेल्प कर पाओगे और सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। और तभी आपका सैलरी पैकेज डिपेंड करता है ना सर, पैकेज वगैरह डिपेंड इसी पे करता है। तो किसी को 35 लाख कैसे मिल जाता है और किसी को 5 लाख का पैकेज नहीं मिलता, ये तो नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिग्री पे थोड़ी डिपेंड करता है, डिग्री तो बस दिखाने के लिए शुरुआत में है। उसके बाद पैकेज डिपेंड करता है कि आप कंपनी को किस लेवल तक हेल्प कर सकते हो, आप लॉ को कितने मन से दिल लगा के पढ़े हो, आप लॉ को कितना अंदर से समझे हो, आप अकाउंट्स को कितना अंदर से समझे हो, एवरीथिंग डिपेंड सर। तब जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हो। यस सर, सब समझे, आगे बोलो। ओके सर, मेरा तो काम ही है आगे बोलना, पीछे तो बोल नहीं सकते। ठीक है सर, चलो। सर इश्यूज ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और डिस्काउंट, ये भी बचपन का कहानी है सर। आज तो आप बचपन का कहानी में ही अपने आप को बिजी रख रहे हो। सर बचपन में याद है आप लोगों को? याद करो एक बार, बचपन में जब आप अकाउंट्स करते थे, कंपनी अकाउंट्स, उसमें आप लोग एक काम करते थे कि ऐसा बोला जाता था कि कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, बट इशूड एट प्रीमियम, ऐसे होता था सर क्वेश्चन, बोलो ना। हाँ सर, इशूड एट प्रीमियम होता था, 2 रुपीज, कभी 4 रुपीज,
ऐसा होता था कि नहीं होता था? हाँ सर। कभी ऐसा भी होता था कि 10 रुपीज का शेयर को आप 9 रुपीज में इशू कर रहे हो? इसका मतलब ये डिस्काउंटेड इशू है। आपको याद होगा कि जब आप लोग प्रीमियम में इशू करते थे तो उसके बदले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करना पड़ता था। इवन आपको ये भी याद हो सकता है सर कि जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बात मैंने कर लिया, आपको ये भी याद होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता था, फिर प्रोराटा अलॉटमेंट करते थे। याद है सर? देखो सर, थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ और याद करो। ये सब याद आ रहा है थोड़ा बहुत? है ना सर। एकदम सर। चलो सर, उसी मतलब उसी मैटर का थोड़ा लॉ को देख लेते हैं। 52 से लेके 55 ऐसा क्या कहानी, क्या गुल खिलाता है? अंडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देखो सर, मैं फाइनेंस का बात करना नहीं चाहता बट लॉ कर लेता है, मैं क्या करे, इसलिए मैं फाइनेंस को बार बार उठा के ला देता हूँ। ये देखो, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ एफएम, फेयर वैल्यू ऑफ ए शेयर मे बी इक्वल टू और लेस देन और मोर देन इट्स फेस वैल्यू। कंपनी का शेयर का फेयर वैल्यू उसके फेस वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है, उसके फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, और उसका इक्वल भी हो सकता है। क्या बोलते हो सर? हाँ सर। फेस वैल्यू का मतलब क्या है सर? फेस वैल्यू मतलब किसी भी चीज का एक मिनिमम प्राइस। पहले ये तो समझ लो, मिनिमम दाम। अरे सर, हर चीज का कीमत होता है, ये सुनो। दुनिया में हर चीज का कीमत होता है। एवरी प्रोडक्ट और एवरी आइटम शुड हैव सम प्राइस। बोलो सर। हर चीज का कुछ ना कुछ तो दाम होगा। अगर मैं इंसान का दाम का बात करूं, मैं आपका एक दाम लगाऊं सर? सर, हम लोग इंसान है, आप दाम क्यों लगाओगे? प्रोडक्ट है क्या? यस सर। एवरीबडी सेल्स। सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं होता, इंसान भी सेल होता है। सर, आप गलत एक रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हो। सर, आप रॉन्गली सोच रहे हो। मैं प्रोडक्ट गलत यूज नहीं कर रहा हूं, आप रॉन्गली सोच रहे हो। आप मुझे एक चीज बताओ, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, सीएस बन के, सीएमए बन के इंटरव्यू देने जाओगे, तो क्या आप अपना नॉलेज को सेल नहीं करोगे? बात को समझो। इट्स अ थोड़ा सा अलग मुद्दे पे बात कर रहा हूं। मैं आपको फेस वैल्यू समझाना चाहता हूं, आप बात को समझो। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप अपना नॉलेज लेके इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो सर। आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू बोर्ड में जो आपको आपको जो सवाल जवाब चल रहा है, आप अपना नॉलेज को क्यों शो करते हो वहां पर? क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने नॉलेज का? बोलो ना सर, बोलो ना, क्यों करते हो? कोई तो बोलो। इस कुछ अच्छा मिलने के लिए। क्या अच्छा मिलने के लिए? सेल प्राइस। इनके मतलब हम एग्जैक्टली लोग स्किल दिखाएगा तो स्किल का ही तो अमाउंट है ना, जो वो हम लोग को सैलरी के वो करके देगा। एग्जैक्टली आप अपना स्किल को शोकेस करते हो, उसी के बेसिस में आपको सैलरी का पैकेज देता है। जैसे अगर मैं रिसेंट ट्रेंड का कुछ आपको सीएमए का अगर पैकेज का ट्रेंड बताऊं, रिसेंट ट्रेंड का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हाईएस्ट पैकेज चला है सर इंटरनेशनल मार्केट में। नहीं, इंडिया में, इंटरनेशनल में थोड़ा और ज्यादा है। इंडियन मार्केट में फ्रेशर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है, 35 लाख। मिनिमम लेवल में एक चार्टर्ड अकाउंट को सर 7 से 8 लाख का पैकेज मिलता है, एवरेज। अगर मैं सीएस का बात करूं, तो एक सीएस का मैक्सिमम पैकेज जो चल रहा है मार्केट में, दैट इज 15 से लेके 18 लाख के पैकेज चल रहा है मैक्सिमम लेवल में, फ्रेशर्स के हिसाब से। ठीक है, 15 लाख ही मान के चलते हैं सर, 15 लाख मुझे जितना याद आ रहा है, 15 लाख ही है फ्रेशर्स। एवरेज में 4 से 5 लाख का पैकेज से सीए स्टार्ट करता है। सर, आप ना सैलरी से ना नॉलेज को बाइफरकेट मत करना, वो एज पर काम का लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर। सीएमए का अगर मैं आपसे बात करूं, सीएमए का मैक्सिमम पैकेज सर 17 लाख तक गया है। रेट 2020-21 का आसपास का बात कर रहा हूं। और अगर मैं आपको एवरेज बात करूं, तो एवरेज जॉब में 5 से 6 लाख का पैकेज सीएमए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर इन द प्रोफेशनल सेगमेंट। ठीक है, इससे आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको मैं बस आइडिया दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 7 लाख या
8 लाख के पैकेज में क्यों स्टार्ट करता है, मतलब यू कैन से इसका फेस वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू है सर कि कुछ तो देना पड़ेगा रे भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कुछ तो देना पड़ेगा। अब इनको तो बीकॉम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते ना, एक प्लेन ग्रेजुएट की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आया है, कंपनी सेक्रेटरी बन के आया है, पार्लियामेंट एक्ट के हिसाब से पढ़ाई किया है, जानकार है सर, नॉलेज रखता है, तो कुछ तो फेस वैल्यू में दोगे। तो ये सब फेस वैल्यू है, इसलिए आपको पूछता भी है कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं आप, पूछते हैं ना सर इंटरव्यू में। पूछते कि नहीं पूछते, बोलो ना, इंटरव्यू में सवाल करते कि नहीं करते कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन बताओ। हाँ सर। तो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन किसके बेसिस में डिपेंड करता है, आप अपने स्किल के बेसिस में एक्सपेक्टेशन करोगे। अगर आप ज्यादा नॉलेज रखते हो तो देखो सर, शुरुआत में आप अपना भाव ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, लेकिन अगर आप नॉलेजेबल हो और कंपनी अच्छा है, कंपनी आपको रखना चाहता है, तो फिर कंपनी का अपना कुछ तो नॉर्म्स होगा, कंपनी का अपना नॉर्म्स तो कुछ होगा, वो तो वो पेमेंट आपको करेगा, लेकिन वो आपका ऑब्जेक्टिव भी देखना चाहता है कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, ठीक है। तो ये जो मिनिमम स्टार्टिंग वैल्यू है ना किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि फेस वैल्यू ही आपका रियल वैल्यू है? हाँ सर, अगर आप ऐसे सीए में 6 लाख या 5 लाख के पैकेज से जॉब स्टार्ट करते हो, क्या इसका मतलब ये है कि आप 5 लाख 6 लाख में ही जॉब करते जाओगे, मतलब इसका मतलब एनुअल 50 मंथली 50,000 का पैकेज है, क्या आपका 50,000 का पैकेज 80,000 तक नहीं जा सकता? हाँ सर जाएगा। हाँ, कम भी हो सकता है अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो, समय के साथ साथ पढ़ाई बंद कर देते हो, तो आप डिग्रेडेशन भी हो सकता है आपका। आप अगर मार्केट के साथ नहीं चलते, मैंने ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा सर, समय के साथ साथ नॉलेज अपडेट नहीं कर पाए, अपडेट नहीं रख पाए, वो बस कुछ ऑडिट मिलता है, रेगुलेशंस है, कर लेता है, बस ऐसा, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़ दिया, बाद में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, सोचा कि बहुत कर लिया इतना दिन में। लेकिन ये सब प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, जितना करते जाओगे उतना अपना वैल्यू बढ़ता जाएगा, कंपनी के काम में आओगे तब ना कंपनी आपको पे करेगा, सर डिग्री देख के थोड़ी ना पे करेगा, ठीक है। तो 50,000 फेस वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है आपका, इससे कम वैल्यू भी हो सकता है आपका, मतलब आपका फेयर वैल्यू डिपेंड करता है, आपका फेयर वैल्यू डिपेंड करता है, लेकिन फेस वैल्यू तो कुछ तो होगा, दैट इज, इसीलिए कंपनी अपना एक शेयर का दाम कम से कम 10 टका, कभी 5 टका, कभी 1 टका, इस तरह से डिसाइड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी दाम पे कंपनी अपना शेयर को मार्केट में लाएगा। देखो ना, ये कितना रेज मतलब प्राइस में ला रहा है, 303। फेस वैल्यू कितना देखा आपने सर, फेस वैल्यू कितना देखा आपने इसका? 10 रुपीज। 10 रुपीज, तो फिर कितना प्रीमियम है देख पा रहे कि नहीं? 10 रुपीज का शेयर वो बता रहे सर मार्केट में 303 रुपया में लाना चाहता है, 300 में, मतलब वो उसको पता है कि मैं मेरा शेयर तो मार्केट में इतना दाम पे बिक जाएगा एज पर दी वैल्यू सिस्टम। तो सवाल यही है कि ये जब भी कोई कंपनी इशू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम और डिस्काउंट जो भी करे, उसके पीछे लीगल कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। आई होप आप लोगों को कहानी बड़ा समझ आ रहा है सर, कहानी ही तो है सर जो आपको बनाएगा। लॉ क्या है, लॉ है कहानी। ओके सर, तो देखो सर, if a share is issued to the new investors at a price lower than the fair value, then the existing shareholder are likely to make an objection. Also, issuing a share at a value more than or less than the fair value may have adverse consequence under the Income Tax Act or under the FEMA Act, that is Foreign Exchange Management Act. मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू से काम करते हैं कंपनीज। When a company issues shares at a price higher than their face value, the shares are said to be issued at premium and the differential termed as premium. जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे होता है उसको क्या बोलते हैं सर? प्रीमियम बोलते हैं। जितना ज्यादा होगा उतना, 10 का चीज 12 में भी बिके तो भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो बचपन वाला एग्जाम्पल हो गया। A shares having face value of ₹10 is issued at a price of ₹14. A share having face value of ₹10 is issued at a price of ₹14. The amount over and above the face value is 10 is called premium. That means आपका प्रीमियम कितना है यहाँ पर? 4%. Where the issue price is lower than the face value of shares, such issue of shares is regarded as being issued at discount and the differential amount known as discount. A share having a face value of ₹5 and is issued at ₹4, okay,
द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ ₹1 इज नोन एज डिस्काउंट विच इज बीइंग अलाउड बाय द कंपनी। एकदम हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट में इशू बहुत केस में कंपनी करता है, डिस्काउंट में इशू बहुत सारे केस में कंपनी करता है। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट में करेगा तो खराब बात है, नहीं, खराब अच्छा का बात नहीं है। हाँ ऑब्वियसली प्रीमियम ऑलवेज कॉन्फिडेंस शो करता है, पर डिस्काउंट कंपनी की जरूरत शो करता है। ओके सर। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसिप्ट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब एप्लीकेशन डालना है तो सेक्शन 52 के हिसाब से डालना होगा सर। प्रीमियम में अगर आप शेयर इशू करते हो तो उसके लिए सेक्शन 52 आपको बताता है, वेयर अ कंपनी इशूज शेयर्स एट अ प्रीमियम वेदर फॉर कैश और अदरवाइज। ठीक है, कैश में लो या कुछ और मोड पे लो, a sum equal to aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to a, कहाँ ट्रांसफर करोगे? अकाउंट से याद आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। लॉ आपको बोल के रख रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 आपको बताते हैं कि प्रीमियम में जो अमाउंट आप रिसीव करते हो उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करो, उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करो सर। ठीक है, ये लॉ ही आपको डिटेल्स में बता के रखता है। फर्दर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, relating to reduction of share capital which are very stringent of a company shall expect as provided in this section apply as if the security premium account were paid up share capital of the company। अब आगे देखते हैं सर कि एप्लीकेशन ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये शेयर प्रीमियम में जो अमाउंट होता है इसको कंपनी क्या काम पे लगा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट जमा होता है कंपनी का, उसको कंपनी क्या क्या काम पे यूज कर सकता है? आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स, अगर कंपनी का कुछ शेयर्स इशूड नहीं हुआ उसके इशू करने में यूज कर सकता है। टू द ऑफ द कंपनी टू द मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, मतलब कंपनी चाहे तो उस प्रीमियम इशू को बोनस शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर दे देगा कंपनी अपने फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर को। ठीक है, मतलब कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा हुआ है तो कंपनी उसको बोनस शेयर में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको आगे बताऊंगा बोनस शेयर में क्या होता है। ठीक है, एक के बदले एक मिलता है, एक के बदले दो मिलता है, ठीक है, दो के बदले चार मिलता है। ठीक है सर, पॉपुलर बताओ, पॉपुलर एक के बदले एक मिलता है बोनस शेयर। ठीक है, क्या सर बोनस शेयर में शेयर होल्डर को फायदा है? हाँ सर, लॉन्ग टर्म में फायदा है, शॉर्ट टर्म में फायदा नहीं होता। वैल्यू सेम रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा आगे आगे बोनस शेयर का डिस्कशन पे। इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, मतलब शेयर लाने के पीछे अगर कंपनी का कुछ पहले खर्चा हुआ है तो वो खर्चा को कंपनी राइट ऑफ कर सकता है। राइट ऑफ मतलब प्रीमियम में जो कलेक्शन हुआ ना वहां से उस एक्सपेंस को हटा मतलब लेस कर सकता है, डेबिट कर सकता है। इन राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर, जो भी कमीशन का बात है उस तरह का डिस्काउंट अलाउ किया है तो खर्चा हुआ है तो कंपनी अपने प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको उस पर्पस में यूज कर सकता है। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इवन आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में भी हेल्प कर सकते हो ऑफ और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का कोई प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को रिडीम करने में भी आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो फॉर द परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स। कंपनी खुद ही खुद का कंपनी का शेयर परचेस कर ले, ठीक है, बाईबैक करता है ना सर, कंपनी कंपनी बाईबैक कर लेता है, अपना ही शेयर मार्केट से उठा लेता है। मैंने आप लोगों को पहले भी कभी इसका एग्जांपल्स बताया था। बाईबैक क्या होता है जानते हो? रिसेंट ट्रेंड में बाईबैक किया, हाँ इन्फोसिस किया, विप्रो किया, मुझे याद आ रहा है। ये रिसेंटली हुआ है सर, मार्केट न्यूज से देखते हैं। इन्फोसिस बाईबैक 2021 आईटी मेजर अनाउंसेस 9,200 करोड़ बाईबैक प्लान एट 750 पर पीस, मतलब एक एक शेयर के बदले कितना पेमेंट किया? एक एक शेयर के बदले 1750 करके पेमेंट किया, जहां पर मार्केट प्राइस कितना चल रहा था मैं आपको दिखाता हूं। कब किया जानते हो? ये अप्रैल का डेटा है, ये अप्रैल का डेटा है सर। ठीक है, अप्रैल का डेटा है। हाँ बोलो सर। 1350। हाँ सर, वेरी गुड, 1350 चल रहा था। कैसे पता करेंगे सर? चलो सर एक बार इन्फोसिस का देख लेते हैं। इन्फोसिस अगर मैं आपको 6 मंथ्स बैक में चाहूँ, जस्ट आप 6 मंथ्स पुराना डेटा देखो। कितना चल रहा था अप्रैल में, देखो तो सर। ये तो अच्छा 6 मंथ्स ना, सॉरी
अप्रैल यहां पर होगा ऑलमोस्ट, ये अराउंड इस ऐसे केस में 1300 समथिंग चल रहा था, 1380 समथिंग। जब एक शेयर का प्राइस 1380 चल रहा था, कंपनी मार्केट में बाईबैक कर रहा है 1750 पे। क्या आप देख पा रहे हैं सर? मार्केट में प्राइस चल रहा है 1750 में, मतलब अगर कंपनी अपना ही शेयर खरीदना चाहता है मार्केट से, सर क्यों खरीदेगा? सर ये कंपनी अपना कंट्रोल लेने के लिए करता है, कंपनी अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए करता है। ये सब मैं आगे आगे आपसे और बात करूंगा, ठीक है? कंपनी वांट्स टू टेक कंट्रोल, कॉन्फिडेंस शो करना चाहता है, ठीक है? कंपनी कॉन्फिडेंस शो करना चाहता है, पर शेयर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना चाहता है। बहुत सारे रीजन होते हैं बाईबैक का। आई थिंक लास्ट प्रीवियस चैप्टर में मैंने किसी किसी के साथ डिस्कस किया था, ठीक है? जो लोग अभी नहीं किया बाद में पढ़ लेगा इसको। अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना चाहता है, बहुत रीजन होता है कंपनी का खुद का शेयर परचेज करने का। तो जस्ट टेल मी कि एक शेयर का दाम 1300 चल रहा है, आप एक 1300 का शेयर को आप खुद का ही शेयर मार्केट से 1730 रुपए से खरीदोगे, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसा कहां से आएगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम से। थैंक यू सर। कुछ समझ में आ रहा है अकाउंट्स का ट्रीटमेंट? इसी तरह से अकाउंट्स का ट्रीटमेंट होता है। अकाउंट्स में ट्रीटमेंट किया जाता है सर, जब आप कंपनीज अकाउंट करोगे ना, सबको करना पड़ता है कंपनीज अकाउंट, आई अंडरस्टैंड। मैम के पास आप सभी को ही करोगे, किसी का ग्रुप 2 में है, किसी का ग्रुप 1 में है, ठीक है? जो भी हो, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जब आप यूज करोगे, तो ये जब अकाउंट्स करोगे आप लोग, तब आप देखिएगा कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे डेबिट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। बिकॉज कंपनी अपना सिक्योरिटी प्रीमियम से ही बाईबैक वगैरह प्रोसेस वगैरह करते हैं। बाईबैक मतलब खुद का ही शेयर मार्केट से उठा लेता है टू टेक कंट्रोल। जैसे आप लोगों को पता है ना, मार्केट में जो कंपनीज ओपन है, तो ओपन मार्केट है ना सर, स्टॉक मार्केट ओपन मार्केट है। अब ओपन मार्केट में अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का 51% स्टेक ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है सर? ये मेजर शेयर होल्डिंग होता है, मेजर शेयर होल्डिंग। और मेजर शेयर होल्डिंग में कंट्रोल आ जाता है कंपनी के पास। कुछ समझ में आ रहा है? ओपन मार्केट है ना, अगर किसी ने किसी कंपनी का 51% ले लेता है ना, तो उसका मेजोरिटी आ जाता है शेयर में। और फिर इन दैट केस डायरेक्टर पोस्ट में कौन रहेगा? कंपनी का कंट्रोल शिफ्ट हो सकता है। तो कंट्रोलिंग कंपनी कभी देना नहीं चाहेगा, कंपनी का जो प्रोमोटर ग्रुप है वो कभी आपको वो नहीं देना चाहेगा। तो अगर कंपनी बिजनेस करते करते देखा कि मार्केट में शेयर बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो कंपनी क्या करेगा? खुद का ही शेयर बाईबैक कर लेगा। कहानी कुछ समझ आ रहा है सर? बोलो ना सर, स्टोरी में कुछ दम लग रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड, कितना बड़ा स्टॉक मार्केट का एरिया है, और कंपनीज एक्ट का यूज कितना बड़ा है? हेलो, मैं तो हाँ बोले सर। जा रहा हूँ, मैं तो बोले जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। थैंक यू सर। प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज आर परमिटेड टू अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ, ऑब्वियसली कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकते हैं। द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगेन अकाउंट्स आ गया, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कौन बनाते हैं सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखता है, और उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको कंपनी को चलाना पड़ेगा, ठीक है? प्रेस्क्राइब फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना अकाउंट्स मेंटेन करेगा, उसी को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मेंटेन करने देगा। In paying up unissued equity shares of the company to be issued to be members of the company as fully bonus, in writing of expense commission, ये सब मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ठीक है? चलो, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर एट ए डिस्काउंट, सेक्शन 53। सर डिस्काउंट में नॉर्मली आप इशू कर सकते हो अपना शेयर, लेकिन कुछ केसेस ऐसा है जब आपको डिस्काउंट में इशू करने नहीं देगा। इसका मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज का है और आप अपना शेयर को 8% 9% में इशू कर रहे हो, ठीक है? लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब आपको डिस्काउंट इशू अलाउड नहीं करेगा। A company is prohibited from issuing shares at a discount if it does not follow the provision of section 53. According to section 53 subsection 1, a company shall not issue shares at a discount except as provided in section 54. मतलब अगर सेक्शन 54 के हिसाब से है तो ठीक है, लेकिन अगर सेक्शन 54 के हिसाब से नहीं है तो ये डिस्काउंट में इशू नहीं करेगा। सेक्शन 54 contains provision of issue of sweat equity shares.
सर पहले आप लोग कभी इसके बारे में सुने हो? ये भी अकाउंट्स में यूज होता है ये लाइन, स्वेट इक्विटी शेयर। बोलो सर, नाम सुना सुना, जाना जाना, पहचाना पहचाना लग रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर। हाँ फ्यूचर सर, सर, क्या बट होता है याद स्वेट इक्विटी शेयर? बोलो सर बोलो। एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज को मिलता है, इसको और एक नाम भी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना? इसका और भी एक नाम है, ईसॉप भी बोलते हैं इसको। ईसॉप के थ्रू से ही स्वेट इक्विटी वगैरह दिया जाता है, ठीक है? ईसॉप में अभी बात नहीं करते, ठीक है? ये भी अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब सेक्शन 54 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब स्वेट का मतलब तो आप लोग जानते हो, पसीना। कंपनी क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय का मोरल को बूस्ट करने के लिए स्वेट इक्विटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब भाई आप इतना मेहनत कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए, आपके कारण ही तो हम हैं, हमारे कारण थोड़ी ना आप हो, ठीक है? मतलब कंपनी ऐसे मानते हैं सर, ठीक है? कंपनी ऐसा मानता है। देखते हैं रिसेंट ट्रेंड में कोई कंपनी स्वेट इक्विटी दिया है क्या? स्वेट इक्विटी इन्फोसिस दिया होगा, ये टीसीएस दिया होगा, देखते हैं। टीसीएस मुझे याद आ रहा है टीसीएस ने स्वेट इक्विटी दिया था, याद आ तो रहा है, बट एग्जैक्ट डेटा अभी मिल नहीं रहा है। ठीक है, जब डेटा मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है सर, अभी डेटा नहीं मिल रहा है सर स्वेट का, ठीक है? मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि स्वेट इक्विटी शेयर्स में नॉर्मली क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस चलता है उसके कम दाम में मार्केट से कम, मतलब फेयर वैल्यू से भी कम दाम में इशू किया जाता है, इवन फेस वैल्यू से भी कम दाम में इशू किया जाता है, ठीक है? तो section 64 contains provision for the issue of sweat equity share. Section 53 subsection 2 states that any share issued by a company at a discount shall be void. ये 53 subsection 2 कहता है। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 53 सबसेक्शन 2A states that notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, company may issue shares at a discount to its creditors when its debt is converted into shares. कंपनी अपने क्रेडिटर को दे सकता है, जानते हो? जब वो अपना डेब्ट को शेयर में कन्वर्ट करना चाहता है, इन परसुएंस ऑफ द एनी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशंस, प्लान और डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, in accordance with the regulation and guidelines specified by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act 1934 and BR Act 1949। मतलब बेसिकली बैंकिंग बिजनेस में ऐसे होते हैं। सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 बैंकिंग बिजनेस में करते हैं कि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को सेट ऑफ करता है, उसका डेब्ट को शेयर में कन्वर्ट करता है और तब उसको डिस्काउंट में मिलता है, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको कहा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 subsection 3, where any company fails to comply with the provision of section 53, such company and every officer who is in default shall be liable to a penalty which may extend to amount of equal to amount raised through issue of shares at a discount or 5 lakh rupees। मतलब अगर आपके पास डिस्काउंट में शेयर इशू करने का ताकत नहीं है एज पर सेक्शन 53 सबसेक्शन 3, मतलब जो 54 के तहत हो सकता है, 54 के बिना बाकी एरिया में आप डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते। और अगर कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करता है तो फिर कितना पेनल्टी हो सकता है जानते हो? जितना डिस्काउंट में करोगे या फिर 5 लाख, जितना डिस्काउंट के थ्रू से इशू करोगे या तो 5 लाख, विच एवर इज लेस, जो कम होगा। एंड द कंपनी शैल बी लायबल टू रिफंड ऑल मनीज रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर टू द पर्सन्स टू हुम सच शेयर हैड बीन इशूड, जिनसे वो डिस्काउंट में लिया है। मतलब अगर आप गलत तरीके से डिस्काउंट में शेयर इशू करते हो तो ये अलाउड आपको नहीं करता है। इट इज टू बी नोटेड दैट द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शंस 52 and 53 apply only in respect of issue of shares, either equity or preference, but not the issue of any debt or related products like bonds में apply नहीं होता, डिवेंचर में apply नहीं होता, ठीक है? इस पे नहीं होता, ये सिर्फ शेयर्स में अप्लाई होता है। उस प्राइसिंग इज मोस्टली गवर्न बाय, मतलब क्योंकि बॉन्ड्स एंड डिवेंचर का प्राइस गवर्न होता है वाईटीएम के थ्रू से। सर वाईटीएम क्या है? यील्ड टू मैच्योरिटी। सर आप लोगों में से कोई कोई है जो लोग फाइनेंस का भी क्लास करते हैं? बोलो सर, याद आ रहा है? जो लोग फाइनेंस पढ़ते हो सर बोलो। यील्ड टू मैच्योरिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट है। जो लोग अभी तक एफएम नहीं पढ़ा, जब एफएम पढ़ेगा तब उनको समझ में आएगा। ओके सर, नो नीड टू वरी करेंटली। बस इतना याद रखो कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किसी भी बॉन्ड और डिवेंचर का मार्केट वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ठीक है? बस इतना मैं आपको कह के रख सकता हूँ, ठीक है सर? ज्यादा डिटेल्स अभी जरूरी नहीं है। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 क्या बताता है आपको?
Sweat equity share are issued to keep the employees of a company motivated by making them partner in growth of the company. Because employee के लिए ही तो कंपनी का ग्रोथ होता है, तो उनको तो हमेशा एक पार्टनर की तरह भी ट्रीट करना चाहिए. भाई आप है तो हम हैं, आप मन लगा के काम करते हो तभी हमारा कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड क्लास बनता है. ठीक है. As per section 2 subsection 88, the term sweat equity share means such equity share are issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights. मतलब वो लोग जो अपना दिमाग लगाते हैं ना सर कंपनी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. जैसे कि आप लोग जब कंपनी में काम करोगे तो आप लोगों के पास क्या प्रॉपर्टी है सर? क्या है? आप लोग क्या वहां पर जाके कंपनी का बिल्डिंग को बिल्ड करोगे क्या? हाँ, आज इन्फोसिस या टीसीएस जो भी कंपनी लो, चलो सर टीसीएस का बिल्डिंग पे जाते हैं. ये रहा टीसीएस का ऑफिस. ठीक है, कहीं पर होगा, आई डोंट नो कहाँ है, बट ये टीसीएस का ऑफिस है, कोलकाता में भी है. क्या आप लोग जाके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का बिल्डिंग बनाते हो, या फिर आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करते हो कंपनी में, और जिसके कारण टाटा कंसल्टेंसी अपना इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है? क्या लगता है सर? बोलो. अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देते हो ना, और वैल्यू एडिशन करते हो, भाई वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो भी नाम यूज करो, वैल्यू एडिशन करो, अवेलेबल राइट नो हाउ जो जानते हो वो बताओ. इसके लिए कंपनी आगे बढ़ता है. आज अगर पेप्सी कोको कोला वर्ल्ड क्लास हुआ है तो उसका फॉर्मूला के लिए है. हाँ सर. सर मुझे एक चीज याद आया, आपको बताने का मन किया. बताए सर, तब से पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा सा चुटकुला हो जाए. चुटकुला नहीं, एक कॉन्सेप्ट. वाटर पॉट. एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से. सर मानो कि ये मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी रहता है, ठीक है, या फिर जिस जो भी दिख रहा है आपको, इसमें भी पानी रहता है, ये भी, इसका पानी खत्म हो जाता है. लेकिन सर आप लोगों ने वेल तो देखा होगा, वेल देखा आप लोगों ने सर? हाँ सर. क्या स्पेलिंग है वाटर वेल का? WALE. नहीं सर, डब्ल्यू क्या बोलो ना, स्पेलिंग भूल गया मैं. WELL. हाँ WELL. चलो बस एक छोटा सा डिफरेंस बताना आपको. ये कुआं है और ये वाटर का एक मतलब एक क्या बोले पॉट है. ठीक है. अब सवाल है कि ये वाटर का कुआं है और इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, पर सिर्फ ये खत्म हो जाता है. पर ये भी तो एक पॉट जैसा ही है, बट ये खत्म क्यों नहीं होता? इससे जितना भी पानी निकलो खत्म नहीं होगा, बट ये खत्म हो जाएगा. एक सर्टेन टाइम के बाद इसको फिर से भरना पड़ता है, बट ये खत्म नहीं होता है सच. क्यों सर? ऐसा क्यों? अरे सिंपल रीजन तो बता दो कि सर ये मिट्टी के गहराई तक है इसीलिए ना. हाँ सर. ये मिट्टी के गहराई तक है इसीलिए, इसलिए इसका पानी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये तो धरती माता का पानी यूज करता है ना. तो जो धरती है, जो अर्थ है, तो वो अर्थ का वाटर है इसमें, तो अर्थ का पानी तो खत्म नहीं होने वाला है. ठीक है, वो अपने आप को कैसे भी करके मेंटेन कर लेता है. लेकिन ये तो हम लोग इस पे डालते हैं. अब इसमें प्रॉब्लम यही है कि कहने का मतलब ये है कि सर बात एकदम सिंपल है कि जिसका गहराई होता है ना, चाहे वो पानी का गहराई हो या फिर नॉलेज का, जिसका गहराई होता है किसी भी चीज पे, वो कभी खत्म नहीं होता. ठीक है. और जो लिमिटेड होता है ना, वो खत्म हो जाता है. आप कुछ समझे? मैं ऐसा क्यों बोला? ये कंपनी का नो हाउ से मुझे याद आया कि आज कंपनी बढ़ता है तो किसी कुछ नॉलेजेबल लोगों के कारण बढ़ता है, कंपनी ऐसे नहीं बढ़ता. तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूं सर, आप अपना नॉलेज को लिमिटेड रखोगे तो आप खत्म हो जाओगे. बट अगर आप अपना नॉलेज को वेल की तरह रखोगे, ठीक है, एक कुआं की तरह रखोगे, तो कभी खत्म नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वो तो गहराई तक रहेगा ना, और जो गहराई होता है जिसका, वो कभी खत्म नहीं होता. क्या बात कुछ सही नहीं लगा क्या?
हाँ सर सही लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है, आपका काम है, आप बोलते जाते हो, हमारा काम है कभी सुनते हैं, कभी सुनने का मन नहीं करता तो भूल जाते हैं। ठीक है सर, आगे देखो। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 54 मेंशन द प्रोविजन व्हिच नीड टू बी adhered by the company if it desire to issue sweat equity shares। तो रूल फॉलो करके ही उसको स्वेट इक्विटी शेयर देना पड़ता है, कुछ कंडीशन है, ठीक है। अगर आपको स्वेट इक्विटी इशू करना है तो आपको 54(1) के हिसाब से द इशू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कहां पर सर? मीटिंग पे। मीटिंग में दो तरह का रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन का एक चैप्टर भी आएगा, जो लोग करके रखे हो रेजोल्यूशन पहले उनको पता चल गया कि क्या रेजोल्यूशन है, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% मेजोरिटी होना चाहिए, तब जाके आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा सकते हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए 50% से ज्यादा मेजोरिटी होना चाहिए, तभी जाके आप सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेशल, अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी में इशू करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, तभी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो यही है, रेजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, द करंट मार्केट प्राइस कंसिडरेशन इफ एनी, एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, किनको आप इक्विटी शेयर देना चाहते हो, सारे के सारे आपको रेजोल्यूशन में ही बोलना होगा, ठीक है। Where the equity share of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity share are issued in accordance with the regulations of SEBI, ठीक है। अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो सेबी रेगुलेशंस तो मेंटेन करना होगा। अब एम्प्लॉय के बारे में मैं क्या बोलूं सर, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हु इज एम्प्लॉय, ठीक है सर, बस यही कुछ पॉइंट था यहाँ से, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में बताना है। रजिस्टर्स के बारे में बोला आपको, रजिस्टर में बोलना है, ठीक है, कि रजिस्टर में बोलना पड़ेगा। रूल 8 सबसेक्शन 13 बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव इंटर एलियर डिस्क्लोज द डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर द ईयर इन व्हिच सच शेयर्स आर इशूड, स्पेसिफाइड डिटेल्स इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर मेंटेन करो सेक्शन रूल 8 सबसेक्शन 14 के हिसाब से। स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर टू रैंक पारी पासु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर, पैरी पासु मतलब अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 54 subsection 2, the rights, limitation, restriction and provisions are for the time being applicable to the equity shares shall be applicable to the sweat equity shares issued under section 54, and the shareholders of such shares shall rank pari passu with other equity shareholder। ये पैरी पैसू का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है बोलो तो सर, कोई मुझे बता सकते हो? पैरी पासू का एग्जैक्ट मतलब क्या है? हाँ सर, कोई बता सकते हो किसी को? पहले भी मैं बोला है सर क्लास में, पैरी पैसू क्या मतलब है इसका? लातिन वर्ड है सर, जैसे कि आप लोग जानते हो लॉ में बार बार रोमन एंड लातिन वर्ड आ जाता है। सर पैरी पासू का मतलब होता है कि जैसे स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर को भी नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर के साथ साइड बाय साइड इक्वल, मतलब इक्वल राइट मिलेगा, ठीक है, समझे सर। मतलब आप एम्प्लॉय हो, आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग मिला है, लेकिन वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। समझ में आया? जाया सर, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर, इसको बोलते हैं सर पैरी पासू, ठीक है। ओके सर, याद रखना पॉइंट, बड़ा ही वाइटल पॉइंट है, पारी पासू या पैरी पासू जो भी बोलो, ठीक है, लातिन वर्ड है, तो थोड़ा याद रखिएगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर वाले को उतना ही इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए जितना नॉर्मल शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। ओके सर, ये पूरा का पूरा खेल हम लोगों ने पूरा इक्विटी शेयर होल्डर, फिर हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस, प्रीमियम, स्वेट इक्विटी, डिस्काउंट इशू, सब बात कर चुके, ठीक है। अब आ गया सर प्रेफरेंस शेयर का एरिया, इशू एंड रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर बड़ा ही सिंपल है, ये फिक्स रेट में कंपनी में शेयर इन्वेस्टमेंट करता है, कि मतलब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का ना कोई फिक्स रेट नहीं होता। जैसे अगर आप इन्फोसिस का इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आप इन्फोसिस में ये नहीं बोलते हो कि आपको कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इन्फोसिस में 6 मंथ्स पहले इन्वेस्ट किया था तो 1100 का शेयर चल रहा था, अभी 1400 का शेयर चल रहा है, इसका मतलब ये तो मार्केट गेन उसको हुआ ही है। फिर डिविडेंड भी कंपनी पर शेयर के बेसिस में डिक्लेयर भी करता है, तो दोनों तरफ से गेन आपको होगा परसेंटेज ऑफ शेयर में। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको ना मार्केट गेन तो मिलेगा नहीं, आपको सिंपल गेन क्या मिलेगा, मार्केट गेन थोड़ा बहुत होता है प्रेफरेंस के केस में, लेकिन मेन जो गेन आपको मिलेगा दैट इज आप एक फिक्स रेट में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो।
जब भी आप कंपनी में प्रेफरेंस शेयर देते हो, मतलब सपोज आपको प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करना है और कंपनी क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, तो कंपनी ना एक फिक्स रेट जैसे कि 13% प्रेफरेंस शेयर, आप अकाउंट्स करने के टाइम पे भी ऐसे पड़े होंगे, मतलब कंपनी आप कंपनी में 1 लाख जमा करते हो, बदले में कंपनी आपको एक फिक्स रेट ऑफ शेयर देगा, ठीक है, दैट इज 13%। मतलब एनुअली आपको कंपनी का काम है, आपको 13,000 एटलीस्ट रिटर्न देने का कोशिश करेगा, मतलब यही बात होता है, कोशिश मतलब इसी कॉन्सेप्ट में ही कंपनी के साथ डीलिंग्स होता है। लेकिन सर अगर ज्यादा रिटर्न मार्केट में आएगा तो क्या प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा मिलेगा? नहीं सर, ये सिर्फ प्रेफर्ड पार्ट का ही शेयर होल्डर होता है, मार्केट रिस्क के साथ ये आना पसंद नहीं करता, ठीक है सर। तो फिर इसको शेयर क्यों, तो इंटरेस्ट जैसा हो गया। हाँ सर, इसको मैं क्यों डिवेंचर, मतलब इसके साथ ना डिवेंचर का भी कैरेक्टर होता है, एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर थोड़ा हाइब्रिड नेचर का होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों प्रेफरेंस और डिवेंचर में हाइब्रिड नेचर आ जाता है। हाइब्रिड इन द सेंस कि इसमें थोड़ा बहुत शेयर का भी नेचर है और इसमें थोड़ा बहुत डिवेंचर का भी नेचर है, इसलिए इसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। बस करेंटली इतना याद रखो कि ये फिक्स्ड अमाउंट में होता है। प्रेफरेंस शेयर कितना तरह का हो सकता है, देखो सर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहा है आप लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट के हिसाब से क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है, पार्टिसिपेटरी होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब आपको एक टाइम के बाद मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव मतलब हर साल मिलेगा, पार्टिसिपेटरी नॉन पार्टिसिपेटरी मतलब आप पार्टिसिपेट करोगे कंपनी के बिजनेस में। कोई बोलते हैं कि नहीं मुझे पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कैपिटल दूंगा। कन्वर्टेबिलिटी, क्या आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंडेटरीली और ऑप्शनली, ये भी एक सिस्टम है। ये सारे के सारे कंडीशन के थ्रू से ही मार्केट में प्रेफरेंस वाले आते हैं। नॉन कन्वर्टेबल भी होता है जिसको कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रिडीमेबिलिटी, कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जिसको रिडीम किया जा सकता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे भी होते हैं जिसको रिडीम नहीं कर सकते आप। ठीक जैसा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बोला प्रेफरेंस के केस में, सिमिलर कॉन्सेप्ट डिवेंचर में भी फॉलो होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट डिवेंचर में भी फॉलो होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सर, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं तो आपको अभी बात समझ में आ जाए, फिर ये सब पॉइंट आपको बच्चा जैसा लगेगा, बिकॉज आपने इक्विटी शेयर के बारे में इतना कुछ जान के रखा, ये सब पॉइंट एकदम बच्चा जैसा फीलिंग होगा। सर क्या क्या जो आप बोलते हो, ये देखो सर, ये आज का ही नोटिस है, ये आज का ही रिपोर्ट है। किसी ने अगर देखा है मार्केट न्यूज, येस बैंक बोर्ड अप्रूव्स फंड रेजिंग अप टू 10,000 करोड़ वाया डेब्ट सिक्योरिटीज। प्रेफरेंस नहीं है, डेब्ट सिक्योरिटीज के थ्रू से, मतलब डिवेंचर, डेब्ट सिक्योरिटी मतलब सर डिवेंचर, मतलब येस बैंक को कुछ पैसा का जरूरत है, येस बैंक बहुत बड़ा बैंक है सर, उसको पैसा का जरूरत है, तो 10,000 करोड़ का वो डिवेंचर के थ्रू से इशू करना चाहता है। ओके सर, ये देखो क्या लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर येस बैंक हैव अप्रूव्ड सीकिंग शेयर होल्डर अप्रूवल ऑफ 10,000 crore in Indian and foreign currency by issuing debt securities, including but not limited to नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड एंड मीडियम टर्म नोट्स। मतलब इसको, ये नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब ये डिवेंचर रहेगा, इसको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। बात समझ में आया सर? ऐसे और भी एग्जांपल्स है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज दिख रहा है सर, ये लास्ट वीक का खबर है। ब्रिटानिया जो बहुत बड़ा कंपनी है, आई होप यू ऑल नो, 698 करोड़ भाया बोनस डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेगा बट बोनस, बोनस डिवेंचर देगा, मतलब जिसके जो लोग कंपनी का डिवेंचर होल्ड कर रहा था उनको और बोनस डिवेंचर देके बदले में कंपनी मार्केट से कुछ इतना अमाउंट लेना चाहता है, और एक एक का फेस वैल्यू बोल के रखा है 29 ईच, ठीक है। और ये भी बोल के रखा, ये देखो, अप्रूव द अलॉटमेंट अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल फुल्ली पेड अप डिवेंचर्स, फेस वैल्यू 29 है, मतलब अनसिक्योर्ड है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल मतलब शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, रिडीमेबल मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद इसका रिडेम्पशन होगा, एक सर्टेन ईयर के बाद या टाइम के बाद इसका रिडेम्पशन होगा। कितना अमाउंट है इसका? करीब टोटल 900 करोड़। अब जो लोग इसमें इन्वेस्ट करेगा डिवेंचर पे, उसको बदले में कंपनी के थ्रू से, इंटरेस्ट के थ्रू से पैसा मिलेगा। बोलो सर, ये प्रेफरेंस और डिवेंचर का खेल समझ में आ रहा है क्या? प्रैक्टिकल लेवल पे कैसा होता है सर, बोलो ना, समझ नहीं आया क्या? आया सर। आया। थैंक यू सर। तो सेक्शन 55 प्रेफरेंस शेयर के बारे में, कंपनी टू इशू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोल देगा, टाइम पीरियड विद इन विच प्रेफरेंस शेयर हैड टू बी रिडीम, कितना दे, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर ऑलमोस्ट आसपास का है, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन, जरूरत पड़ने से करेगा, वो एक ही बात जो हम लोग वहां पर भी पढ़े थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम।
सर मेंटेनेंस अब रजिस्टर करना पड़ेगा एकदम। एक्सेप्शनल केस वेयर पीरियड में एक्सीड 20 इयर्स, अगर आप 20 साल से ज्यादा मतलब 20 साल के बाद आप रिडीम करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ठीक है। ये उसके लिए अलग से आपको रिडेम्पशन अगर 20 साल तक का तो ये स्पेशल केसेस है, 20 साल के अंदर होगा तो नॉर्मल केस है। प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, प्रेफरेंस शेयर का जो भी रिडेम्पशन है वो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट से ही हो सकता है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वहीं से आप अपना प्रेफरेंस शेयर वाले को डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट के बिना डिविडेंड नहीं दे सकते, लॉस में डिविडेंड नहीं हो सकता सर। नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिडेम्पशन। या तो फ्रेश इशू करके दे दो या फिर प्रॉफिट करके दे दो, बट बिना प्रॉफिट का नहीं कर सकते। कंपनी प्रॉफिट करेगा तभी आप प्रेफरेंस वाले का जो पैसा लिया था उसका आप रिडेम्पशन करो। ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड, मतलब जिनका पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर का सारा अमाउंट पेड है उन्हीं को रिडेम्पशन मिलता है। ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट, सीआरआर क्या होता है सर, ये भी आप बचपन में पढ़े होंगे। देखो तो सर नाम सुना सुना है कि नहीं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, पढ़े हो क्या किसी ने? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये वाला वर्ड सुना सुना लग रहा है ना सर? हाँ मतलब क्या है कि आप जब प्रेफरेंस वाले को रिडेम्पशन करोगे तो सिंपल कहता है कि आपका सारा का सारा पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में रहना पड़ेगा। मतलब आप प्रॉफिट करो, वहां से जो अमाउंट है वो आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करो, और फिर जब प्रेफरेंस वाले को रिडीम करोगे तो वहां से कर देना। चलो सर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द भिंटी लाइफस्टाइल, भिंटी होगा ना सर प्रोनाउंसिएशन, मेरा सर ये सब सुनने में ना दिमाग खराब हो जाता है, क्या क्या नाम बोल देता है। देशी नाम रखने से अच्छा लगता है, फॉरेन नाम बोल देगा मैं तो आधा नाम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता। ठीक है सर। भिंटी लाइफस्टाइल गारमेंट्स लिमिटेड इज टू अंडरटेक रिडेम्पशंस ऑफ रुपीज 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। कितना है सर? 20,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगा। कितने का? एक एक प्रेफरेंस शेयर 100 करके। प्रीमियम है सर 20 पर शेयर का, एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। इट इज मेड आउट बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कौन करेगा? ऑब्वियसली अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा। प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट टू मीट द एंश्योरिंग लायबिलिटी, कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है जो कंपनी अपना लायबिलिटी पूरा कर सकता है। इन दिस केस द अमाउंट दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स व्हिच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड इज कितना हो जाएगा सर? ये जो टोटल कितना था 20,000 था 100 करके, कितना हो जाता है सर? 20 लाख ना? 20 lakh being the sum equal to the nominal amount of preference share to be redeemed. So there is no need to transfer to CRR account any amount paid towards premium. ठीक है, मतलब बात क्या कहना चाहता है, मैं आपको फिर से एक बार प्रोविजंस के साथ मैच कराता हूं। देखो प्रोविजंस क्या बोल रहा था, where such shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company, there shall be out of such profits be transferred a sum equal to nominal amount of the shares to be redeemed to a reserves to called capital redemption reserve account. And the provision of this act relating to reduction of share capital of a company shall except as provided in this section apply as if capital redemption account were paid up share capital of the company. मतलब capital redemption reserves में कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल होता है। यहाँ पर जो कंपनी है ये 20,000 प्रेफरेंस शेयर 100 करके टोटल 2 लाख शेयर्स रिडीम करना चाहता है, बट प्रीमियम अकाउंट 20 करके है, प्रीमियम के ऊपर 20 करके है। तो कहना एकदम सिंपल है सर कि कैपिटल मतलब इन दिस केस द अमाउंट दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम आउट ऑफ द profit which are otherwise available for dividend is rupees 2 lakh कितना है 20 lakh being the sum equal to the nominal amount of the preference share to be redeemed. There is no need to transfer CRR account any amount paid towards premium. मतलब प्रीमियम का जो अमाउंट है उसके लिए आपको CRR ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो प्रेफरेंस का अमाउंट है उसको ट्रांसफर करने से ही होगा। ठीक है, प्रीमियम जो 20 करके है वो प्रॉफिट से दे दो, उसके लिए CRR ट्रांसफर ना करोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली क्या है ना सर, ये अकाउंट्स के साथ साथ भी आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज वहां पर आप ट्रीटमेंट करना सीखते हो और यहाँ पर आप ट्रीटमेंट का लॉ जानते हो। ठीक है, इसलिए अकाउंट्स के साथ साथ पढ़ने से और मजा आता है। कोई बात नहीं, जो लोग अभी अकाउंट्स नहीं चालू किए बाद में चालू करोगे तब कनेक्ट कर लेना। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, मतलब वो बोल देता है सर इस तरह का क्लासेस ऑफ कंपनीज में मतलब किसको प्रीमियम मिलेगा और किसको नहीं, वो भी अलग से
ये पहले भी हम लोग इक्विटी में ही पढ़े थे। इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और पे डिविडेंड। ठीक है, मतलब अगर मानो कि कंपनी अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 where a company is not in a position to redeem any preference share or to pay dividend in any on such share in accordance with the term issue, such share hereinafter referred to as unredeemed preference shares। अगर आप रिडीम नहीं कर पाते हो तो उसको अनरिडीम बोलते हैं। विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 3/4 इन द वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स विद द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल ऑन ए पिटीशन मेड बाय इन दिस बिहाफ। तो इसके केस में आपको पिटीशन करना पड़ेगा, मतलब जो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो पिटीशन भी कर सकता है, मतलब उसके लिए आपको फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए बोलना पड़ेगा। फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयर ऑन। अगर कुछ अमाउंट रिडीम करना बाकी है या फिर कुछ डिविडेंड देना बाकी है तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि अनरिडीम्ड है इतना अमाउंट, ये सब आपको बोलना पड़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट है सर? अनेबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और पे डिविडेंड, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कितने का कंसेंट लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 3/4 मतलब 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम अनेबल है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने में। आप ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, मतलब जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है सर उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। इशू फर्दर प्रेफरेंस शेयर, आपको फर्दर प्रेफरेंस शेयर के केस में भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, बिकॉज आप करेंट प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पाते और आप फर्दर प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, मजाक चल रहा है क्या? फोर्थ विथ पे टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर, बट जो सर मतलब पहले से है सर उनको भी आप पेमेंट करो, तो उसके बारे में भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे बात यहाँ पर बोल के रखा है। ठीक है, अब रहा बात ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजन सेक्शन 56 से लेके 59 तक में बोला गया है। इसमें सिर्फ सिंपल बोला है, मैं आपको घर में इसको पढ़ने के लिए एक बार जरूर बोलूंगा कि प्लीज आप लोग घर में एक बार 56 से लेके 59 तक एक बार रीड करो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जब कोई शेयर को ट्रांसफर किया जाता है उसके बारे में बोला है, मतलब डील्स विद द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के मेंबर्स के बीच में जब कोई सिक्योरिटीज लाइक शेयर डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स ट्रांसफर होता है तो उसका क्या फॉर्म का डिटेल्स है वो यहाँ पर बोला है। पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉस्ट और नॉट डिलीवर्ड, ऐसा केस में क्या होगा ये देखो सर, पूरा रूल बोल के रखा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इन प्रॉपर फॉर्म, डेट एंड स्टैम्प्ड। ठीक है, जो ट्रांसफर होगा उसका प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, डेट एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, जो ट्रांसफर कर रहा है और जिस पे ट्रांसफर हो रहा है, नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरी, डिलीवर्ड टू कंपनी इन 60 डेज। ठीक है, विद शेयर सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो डिटेल्स के साथ ही ना करोगे। लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और डिलेड डिलीवरी गिव इंडेमनिटी। अगर आप इंडेमनिटी मतलब आपको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सर लॉस का भरपाई या क्षतिपूरण। ठीक है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट लॉस करते हो, डिले होता है ट्रांसफर करने में, तो अगर कुछ लॉस का बात है तो वो लॉस भी आपको भरपाई करना पड़ेगा। बस यही बोल के रखा है ट्रांसफर में, बस इसी का थोड़ा डिटेल्स है, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत होगा, पर फिर भी दिक्कत हुआ तो मुझे आप पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। और सर अगर कोई पनिशमेंट और पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर, पनिशमेंट के बारे में बोला है, जैसे कि in section 57 contains provision relating to punishment for personation of a shareholder if any person deceitfully personates as an owner of any security, मतलब आप उसको अपना खुद का मान लेते हो, as an owner of any share warrant or coupon issued in pursuance of the companies act, thereby obtain a attempt to obtain any such security or interest or any such shares warrant or coupon or receives or attempts to receive any money due to any such owner, such person shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year। एक साल से कम जेल नहीं होगा, which में एक्सटेंड टू 3 साल तक हो सकता है। उसके साथ साथ आपको 1 लाख का फाइन और 5 लाख तक भी फाइन एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर मतलब आपका नहीं है और आप उसको अपना बना लेते हो तो ये खराब बात है ना सर। ठीक है, इस तरह का बात यहाँ पर है सर। इसके बाद डिवेंचर का एक छोटा सा पॉइंट है, सेक्शन क्या बोलते हैं सर, सेक्शन 71 में। ठीक है, एक बार डिवेंचर वाला एरिया भी आप प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में इसके बारे में कुछ पॉइंट है, मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, कुछ पॉइंट है मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। और ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का एरिया जैसे कि बाईबैक, देखो सर आ गया ना बाईबैक, पावर टू लिमिटेड कंपनीज, राइट इशू सेक्शन 62, रिडक्शन सेक्शन 66, बोनस इशू सेक्शन 63, ये कुछ वाइटल पॉइंट है, मुझे तो डिस्कस करना ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बस इतना बोलूंगा, नोट्स तो आप लोगों के पास है, एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, एक बार गो थ्रू करना और डिवेंचर को एक बार प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि मैं डिवेंचर के बारे में आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर लिया। ठीक है,
और जो पॉइंट मैं शेयर ऑल्टरेशन के बारे में बोला उसका चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से करूंगा, बिकॉज कुछ वाइटल पॉइंट है उसमें मुझे करना ही पड़ेगा चर्चा आप लोगों से, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों को क्या करना है सर, डिवेंचर को गो थ्रू करना, प्रेफरेंस शेयर को गो थ्रू करना, इक्विटी शेयर को गो थ्रू करना, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स जो मैं सेक्शन 68 से लेके कुछ पॉइंट है जो मुझे एक बार लगता है कि आपसे एक बार बात करना चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता के ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर का जो एरिया है मैं आपसे कवर कर लूंगा, ठीक है। बोलो सर, समझ में आया सर क्लास? है दादा। सभी को समझ में आया ना सर? बोलो। हाँ सर। एक बार गो थ्रू प्लीज कीजिए सर, नहीं तो भूल जाओगे सर। ऐसे ही लॉ बहुत लंबा चौड़ा है और मैं थोड़ा डिटेल्स बताने का कोशिश करता हूँ, तो डिटेल्स बताने के लिए क्या हो जाता है ना, थोड़ा टाइम जरूर ज़्यादा लगता है, बट इस पे आपका काम आसान हो जाता है सर। क्योंकि अगर मैं थोड़े डिटेल्स बोलता हूँ तो आप जब उसको पढ़ोगे ना तो आप और थोड़े डिटेल्स दे सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा शॉर्टकट कर सकता हूँ, बट शॉर्टकट करने से आपको दिक्कत बढ़ जाएगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा और एडवाइस करूंगा कि प्लीज़ आप इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए। कोई डाउट हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है सर? ओके। और जिनके पास नोट्स नहीं है ओके सर। वो मुझे बोले सर, मैं उसको नोट शेयर कर देता हूँ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का, ठीक है। ओके सर, फिर बाय, आज टाटा। राखी दादा। ओके बाय सर, बाय सर, बाय बाय सर। बाय सर, बाय सर। बाय सर, बाय।